एवरीवन, दिस इज मिथिलेश। वेलकम टू कैलकू वाइब्स। तो आज का जो ये लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10 जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर। क्यों? क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। सारे चैप्टर से कवर करके बिल्कुल जो उसका एसेंस होता है निकाला है हमने इस चैप्टर में और आपके लिए लेके आए हैं। हर एक चैप्टर से, हर एक पोम से और जितने भी दोनों बुक्स है सभी से लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भाइयों, ये आपके लिए ना, अगर आप सिर्फ इस क्या कहते हैं लेक्चर को आप देख के जाते हैं, आपका लिटरेचर सेक्शन मानो कि फिनिश हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है व्हाई डज लेंचो, जो आपको पता है लेटर टू गॉड वाला चैप्टर है उससे रिलेटेड है ये। व्हाई डज लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू कॉइन्स। तो बोल रहे हैं कि लेंचो जो है क्यों कंपेयर करता है कॉइन्स को, रेन ड्रॉप्स को कॉइन से। तो आपको अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो बारिश है उसको कंपेयर, बारिश की जो बूंदे उसको किससे कंपेयर कर रहा है, ये कॉइन से। ऐसा क्यों है? तो देखिए इसका बहुत बड़ा रीजन है कि लेंचो जो है वो कंपेयर करता है बिग रेन ड्रॉप्स को 10 सेंट कॉइन से। सेंट क्या, जैसे हमारे यहाँ रुपीज होते हैं उनके यहाँ सेंट कहा जाता है। ठीक है, तो बिग रेन ड्रॉप्स को तो वो 10 सेंट से कंपेयर कर रहा है और जो स्मॉलर वाले हैं उसको किससे कंपेयर कर रहा है, 5 सेंट कॉइन से। ऐसा क्यों? बिकॉज ही सीज रेन एज अ साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी। इसका रीजन भी आपको पता है कि जो उसकी जो क्रॉप्स है वो टोटली डिपेंडेड है किस पे, रेन के ऊपर। तो रेन होगी तो क्रॉप अच्छी होगी, क्रॉप अच्छी होगी तो जो क्रॉप अच्छी होगी तो उसकी वजह से उसकी जो फैमिली है उसके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी फैमिली को फीड कर पाना और बहुत ज़्यादा उसके लिए वैल्यूएबल है। दिस शोज दैट लेंचो रेन इज नॉट जस्ट वाटर बट समथिंग वैल्यूएबल जस्ट लाइक मनी। तो ये जो लेंचो के लिए जो रेन है, इट्स नॉट जस्ट अ वाटर बट इट्स ऑल्सो इट इज एज वैल्यूएबल एज अ मनी। ओके, व्हाट इज आयरनी इन अ लेटर टू गॉड। तो ऐसी क्या आयरनी है? आयरनी मतलब आपको पता है कि लाइक कि कोई ऐसी चीज जो मतलब कि ये हो करके भी इसके अपोजिट कुछ सोचा जा रहा हो। ठीक है, तो आयरनी क्या थी उस चीज में? तो आपको पता है कि जो अ लेटर टू गॉड चैप्टर है उसके अंदर हुआ गया था कि जो लेंचो है उसको बहुत ज़्यादा गॉड में फेथ है और जब उसकी जो क्रॉप खराब हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, तो लेटर ऑफ गॉड जो गॉड है उसको उनको लेटर लिखता है और उनसे बोलता है कि भाई 100 पीसों की डिमांड करता है। और आपको पता है कि उसमें जो पोस्ट मास्टर होता है लेटर को पढ़ता है और वो क्या करते हैं, वो और उसके कलीग जो है कलेक्ट करते हैं क्या चीज़, मनी और सपोर्ट करने के लिए किसको, लेंचो के लिए, और उसे सेंड कर देते हैं। लेकिन लेंचो को ये लगता है कि जो पैसे हैं वो गॉड ने भेजे हैं, लेकिन क्योंकि उसमें जो पोस्ट ऑफिस के स्टाफ है वो 100 पीसों की डिमांड जो करा जाता है लेंचो के द्वारा वो उतना फुलफिल नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ 70 पीसों तक ही क्या कहते हैं कलेक्ट कर पाते हैं और उसे सेंड कर पाते हैं। उसे लेंचो को लग रहा होता है कि भाई 70 पीसों तो क्या कहते हैं मेरे को सिर्फ आए हैं, गॉड ने मुझे 100 भेजे होंगे, 30 जो पीसों है ये जरूर जो है क्या कहते हैं जो पोस्ट ऑफिस स्टाफ है और पोस्ट मास्टर है उसने ले लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए उसे लग रहा है, क्योंकि आप देखो इसमें आयरनी वाली बात क्या ये है कि जो क्या कहते हैं लेंचो जो पोस्ट ऑफिस स्टाफ है उन्होंने एक तो हेल्प करी है उसकी और उन्हीं को वो क्या बोल रहा है, उन्होंने पैसे चुराए, इसलिए उनको वो बंच ऑफ क्रूक्स भी बुलाता है, मतलब गुंडे वाली। इसलिए दिस इज आयरनी बिकॉज द वेरी पीपल ही मिसट्रस्ट आर द वंस हु शोड काइंडनेस एंड ट्राई टू असिस्ट हिम। तो इसलिए क्या रीजन है इसका कि भाई जिन लोगों ने उसके ऊपर हेल्प करी है, उसके ऊपर काइंडनेस दिखाई है, उसी को वो मिसट्रस्ट कर रहा है, मतलब उसी के ऊपर वो बेसिकली विश्वास नहीं कर रहा है। व्हाट डज मंडेला मीन बाय द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड आर अलाइक एंड रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मंडेला वाला चैप्टर आपको पता है, नेल्सन मंडेला में उनके बारे में बताया जाता है कि जो ओप्रेसर कौन, जो अत्याचार करते हैं, और ओप्रेस्ड कौन, जो अत्याचार सहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मतलब दोनों के अंदर ही ह्यूमैनिटी की कमी हो गई है, दोनों की ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है। खत्म पूरी तरह से नहीं, मतलब लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों कहा है उन्होंने कि जो ओप्रेसर है वो भी और जो ओप्रेस्ड है वो भी? तो ध्यान से देखिए इस बात को। तो मंडेला जो एक्सप्लेन करते हैं कि जो ओप्रेसर है, ओप्रेस्ड मतलब जिसके ऊपर क्या कहते हैं अत्याचार हो रहा है, जिसके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ही सफर्स फ्रॉम इनजस्टिस एंड क्रुएल्टी लूजिंग देयर फ्रीडम एंड डिग्निटी। कि उनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रूरता हो रही है और उसकी वजह से उनकी जो फ्रीडम है और डिग्निटी को क्या कर गया, उनको छीन लिया गया, उनकी खत्म हो गई है फ्रीडम और उनकी डिग्निटी। और अगर दूसरी तरफ देखें तो ओप्रेसर जो है वो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्रीटिंग द ओप्रेस्ड अनफेयरली,
अनफेयरली क्यों ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि दे हैव बिकम हार्टलेस एंड ट्रैप्ड इन देयर हेट्रेड, मतलब कि वो हार्टलेस हो गए हैं और वो नफरत कर रहे हैं, इसलिए वो भी ह्यूमैनिटी को लॉस कर चुके हैं। तो इसलिए दे आर सेइंग दैट कि जो मंडेला बिलीव करते हैं दैट द ट्रू फ्रीडम इज अचीव्ड ओनली व्हेन द बोथ द ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसर आर फ्रीड फ्रॉम इनजस्टिस एंड हेट्रेड। इसलिए उनका मानना है ओप्रेसर और ओप्रेस्ड दोनों के दोनों को फ्री हो जाए, क्या कहते हैं, दोनों के पास फ्रीडम होनी चाहिए और दे शुड बी फ्री फ्रॉम इनजस्टिस एंड हेट्रेड। ना तो उनके अंदर इनजस्टिस होना चाहिए, ना उनके साथ किसी के साथ इनजस्टिस होना चाहिए, और ना कोई किसी के अंदर हेट्रेड वाली फीलिंग होनी चाहिए। हाउ डज हंगर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हिज फर्स्ट फ्लाइट? देखो भाई, फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर का मैं बता दूं, फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर में आपको पता है कि जो सीगल होता है, सीगल, यंग सीगल, वो उड़ नहीं पाता है, उसको डर होता है उड़ने से। लेकिन जो उसकी मदर होती है वो क्या करती है, उसकी मदर जो होती है उसको एक जगह बैठे रहने देती है और उसको कुछ भी फीड करने के लिए नहीं देती है। उससे क्या होता है, उसके अंदर हंगर आता है। अब बहुत ज्यादा हंगर होने की वजह से वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाता है, तो इसलिए बताया कि हंगर ग्रोज अनबियरेबल, ही फाइनली टेक्स अ रिस्क। तो जब उसके अंदर हंगर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सह नहीं पाता, तो खुद से ही डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, अब वो अपने क्या कहते हैं हंगर को, क्या कहते हैं, फीड करने के लिए, अपने हंगर को खत्म करने के लिए उसे उस फियर से ओवरकम करना ही पड़ेगा। इसलिए बताया गया हंगर जो है प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो वो वहां से जहां पे बैठा होता है उस एज पे, वहां से जंप करता है और अपने लिए फिश कैच करता है। तो यही बताया गया है कि जो हाउ डज द लाइक ही ओवरकम फ्रॉम हिज फियर, showing that hunger and basic survival needs pushing living beings to grow, learn and take action। किसी ने कहा ना भाई, जब खाली पेट होता है तभी समझ में आता चीजें, इट्स ट्रू। हाउ डज नेचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लैक एरोप्लेन? तो अगर ब्लैक एरोप्लेन वाले चैप्टर को आपको पता है तो उसमें बताया कि नेचर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको पता है कि जो उसमें जो पायलट है वो किस तरह से ट्रैप्ड हो जाता है एक ब्लैक स्टॉर्म में, और उसकी वजह से उसके साथ क्या क्या चीजें होती है, जिसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे बताया गया the stormy sky, strong winds and dark clouds create a fearful atmosphere that mirrors the pilot's anxiety just when things seems hopeless. A mysterious black aeroplane appears and leads him safely through the storm। तो बता रहे हैं कि भाई जब जो स्काई एकदम स्टॉर्मी हो जाता है, विंड बहुत तेज चलने लग जाती है, डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं, और वो जो अपने प्लेन को जो उस टाइम पे फ्लाई कर रहा है उसकी वजह से जो है पायलट के माइंड में क्या आ जाता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी आ जाती है। और जब उसको ये सब चीजें लग रही है कि भाई जब सब कुछ खत्म हो गया है, जब वो पूरी तरह से होपलेस हो जाता है, तभी वहां पे एक मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन आता है और उसको सेफली उस स्टॉर्म से बाहर निकालता है। तो दिस अनएक्सपेक्टेड हेल्प सिंबलाइज होप एंड गाइडेंस, सजेस्टिंग दैट इवन इन द वर्स्ट सिचुएशंस हेल्प कैन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज। तो बताया जा रहा है कि जब सब कुछ खत्म होने लग जाता है, जब कुछ भी आपके समझ में नहीं आता, तो उस टाइम पे नेचर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और आपको इस तरीके से गाइड करती है कि आप उस डिफिकल्ट प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओ, तो जैसे इस चैप्टर में हुआ था। How did Annie Frank's experience with Mr. Kissing teach her to use creativity and humor? तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किस तरह से जो मिस्टर किसिंग है, मिस्टर किसिंग कौन होते हैं, एनी के मैथ्स टीचर होते हैं, ठीक है, और वो उसको पनिश करते हैं, किसको, एनी को। तो ये बता रहे हैं कि कैसे जो मिस्टर किसिंग का जो एनी फ्रैंक एक्सपीरियंस विद मिस्टर किसिंग, वो टीच हर टू यूज क्रिएटिविटी एंड ह्यूमर। तो किस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि तो जो किसिंग है वो उसे बार बार पनिश करते हैं, किस चीज के लिए, बिकॉज शी इज वेरी टॉकेटिव एंड शी वाज आल्सो कॉल्ड चैटरबॉक्स। तो उसको चैटरबॉक्स भी कहा गया था क्योंकि बहुत ज्यादा बात करती थी, इस वजह से उसका जो क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो जब उसको पनिश करते हैं तो उसको हर बार पनिशमेंट के तौर पे क्या मिलता है, एनी को ऐसे लिखने के लिए मिलता है, और जो थर्ड टाइम जब उसे मिलता है तो उसे क्वैक 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 के ऊपर ऐसे लिखने के लिए बोला जाता है। और उस चीज को लेकर के जब वो जो ऐसे लिखती है, तो ना सिर्फ वो ऐसे लिखने के लिए एज अ पनिशमेंट के तौर पे लिखती है, बल्कि उसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और अपनी राइटिंग स्किल्स को यूज करती है उसे लिखने के लिए। और बीच में वो एक पोम भी लिखती है। तो शी राइट्स एन अम्यूजिंग पोम अबाउट अ मदर डक एंड फादर स्वैन, जिसको पढ़ करके, और उसमें ह्यूमर भी ऐड होता है, जिसको पढ़ करके मिस्टर किसिंग जो होते हैं, वैसे तो वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन उस पोम को पढ़ करके वो बहुत ज्यादा हंसते हैं, और उनका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, उनका जो एटीट्यूड होता है बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है एनी फ्रैंक की तरफ, और उसको लेकर के उसके बाद से उनका एटीट्यूड बहुत ज्यादा चेंज होता है। और वो किस लिए होता है, क्योंकि वो एनी की राइटिंग की जो क्रिएटिविटी और ह्यूमर है उसको देख करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं। किटी वॉज अ ट्रस्टेड फ्रेंड टू एनी, एलेबरेट। अब किटी कौन थी भाई, आपको पता होगा एनी वाले चैप्टर में जो किटी है वो एनी की जो है वो डायरी को है, जो उसको उसके 13th बर्थडे पे उसके फादर ऑटो फ्रैंक ने उसको दिया था।
तो बता रहे कि वो उसकी ट्रस्टेड फ्रेंड क्यों थी। तो आपको पता है कि जो एनी है वो बहुत ज़्यादा लाइक शी फेल रियली रियली एक्सप्रेसिव, और उसके थॉट, वो अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से बिना किसी फियर के अपने डायरी में लिख सकती हैं। और वो उसको जो उसके लिए वो एक ऐसे कंपेनियंस क्या कहते हैं प्रूव हो रही है जो उसको हेल्पिंग हर डील विद लोनलीनेस एंड फ्रस्ट्रेशन, कि जब वो अकेली हो या फिर क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेशन हो उसके माइंड में, तो सब कुछ वो अपनी डायरी से लिख करके सॉल्व कर लेती है या फिर उसको रिलीज कर पाती है, एक्सप्रेस कर पाती है। तो राइटिंग इन किटी मेड एनी फील लाइक शी हैड अ प्राइवेट फ्रेंड। तो उसके साथ जब उसके और मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, जो अपनी डायरी को क्या समझती है कि वो उसके साथ कुछ भी सीक्रेट शेयर करेगी तो वो कभी भी रिवील नहीं होंगे, इसलिए वो उसको बहुत ज्यादा ट्रस्टेड फ्रेंड समझते हैं, किसको, किटी को। हाउ डिड द बेकर्स अपैरल, अपैरल का मतलब है यहाँ पे क्लोथ की, जो बेकर की जो क्लोथ है, आपको पता है ये चैप्टर कहाँ से है, ये है चैप्टर फ्रॉम बेकर फ्रॉम गोवा, तो उस चैप्टर से रिलेटेड है। और उसमें बताया गया कैसे जो बेकर का जो क्लोथ है वो कैसे एग्जाम्पलीफाई करता है, एग्जाम्पलीफाई मतलब कैसा उदाहरण देता है इट्स ट्रांसफॉर्मेशन ओवर टाइम इन गोवा। तो अगर आप देखोगे बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर में, उसमें बहुत अलग अलग टाइम के बाद बेकर्स के बारे में बताया गया जो गोवा में थे। पहले टाइम एक टाइम ऐसा था जब पोर्तुगीज रूल कर रहे थे, आपको पता होगा कि जो गोवा है उसमें पोर्तुगीज रूल कर रहे थे, पुर्तगाल के जो लोग हैं वहां पे रूल कर रहे थे। और इवन वो बहुत ज्यादा बाद में गोवा जो है, इनफैक्ट इवन आवर कंट्री गॉट फ्रीडम इन 1947। और जो इनफैक्ट जो मेरे जहां तक याद है, जो गोवा है उसको 1961 में वो क्या कहते हैं फ्री हो पाई थी, मतलब उस टाइम तक वो पोर्तुगीज रूल कर रहे थे, इन डिस्पाइट द फैक्ट कि हम लोग बहुत पहले आजाद हो गए थे, हमारी कंट्री बहुत पहले आजाद हो गई थी, लेकिन रूल वहां पे पहले भी कर रहे थे। तो उस टाइम पे पोर्तुगीज रूल के अंडर क्या कहते हैं जो बेकर्स थे उनके क्लोथिंग के बारे में कैसे बात करेंगे, तो देखो उस टाइम पे उनके वो लोग क्या पहनते थे, दे हैड ओनली वन पीस ड्रेस नोन एज द कबई। तो वो एक ऐसे एक ही पीस का कपड़ा पहनते थे जो बिल्कुल उनके यहां से स्टार्ट होता था और उनके नीज तक जाता था। लेटर जो है स्टाइल बदल गया था, जो राइटर आया, जब ये राइटर इस चीज को लिख रहा है, तो राइटर के चाइल्डहुड के टाइम पे जो बेकर्स थे वो क्या पहनते थे, वो शर्ट एंड पैंट्स। तो वो क्या पहनते थे, शर्ट एंड पैंट्स। और जो पैंट्स होते थे वो कैसे होते थे, देवर लॉन्गर देन शॉर्ट्स, मतलब वो लॉन्ग जो पैंट्स होते थे वो शॉर्ट से तो लंबे होते थे, बट देवर शॉर्टर देन द फुल लेंथ ट्राउजर। लेकिन जो फुल लेंथ ट्राउजर जैसे पैंट होती है नॉर्मल, उससे छोटी थी। तो मतलब जनरली आपको पता है ऐसे ऐसे कपड़ों को हम कैपरीज भी बुलाते थे बहुत पहले, शोइंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर ड्रेसिंग स्टाइल। तो ये ऐसे ऐसे अलग अलग टाइम पे इस तरीके से जो है कपड़ों में ये चेंज आया था इनके बेकर के। कुर्ग हैज बीन डिफाइंड एज अ पीस ऑफ हेवन बाय द राइटर जस्टिफाई। कुर्ग आपको पता है एक चैप्टर है इसी में, द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में एक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वही है क्या कहते हैं बेकर फ्रॉम गोवा, उसके बाद कुर्ग है, और उसके बाद फिर आपके पास टी फ्रॉम असम है। तो कुर्ग के बारे में बताया गया कि कुर्ग हैज बीन डिफाइंड एज अ पीस ऑफ हेवन बाय द राइटर। तो कुर्ग को एक मतलब पीस ऑफ हेवन कहा गया राइटर के थ्रू। क्यों, ऐसा क्या है रीजन, तो देखो कुर्ग इज डिस्क्राइब्ड एज अ पैराडाइज। पैराडाइज मतलब क्या होता है, हेवन। क्यों, बिकॉज फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड रिच कल्चर एंड एडवेंचरस एक्टिविटी। और दिस लैंड इज फुल ऑफ लश ग्रीन हिल्स। तो उस लैंड पे क्या क्या है भाई, वहां पे बहुत हिली एरिया जो है, लेकिन ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, वहां पे बहुत थिक फॉरेस्ट है और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है, मतलब अलग तरह के आपको जानवर जो है वो जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ये सब चीज वहां पे कुक्स की जो प्लेसेस है वहां पे ये सब आपको मिल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स द कल्चर ऑफ कुक्स, जो कल्चर है कुक का वो दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इट्स ट्रेडिशन अटायर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। जो कुक का जो कल्चर है उसको देख करके बताया जाता है कैसे वहाँ का जो उनका जो ट्रेडिशन है वो आप देख सकते हो, उनका जो अटायर पहना हुआ है जो है वो, और हिस्टोरिकल हेरिटेज तो है ही वहाँ पे। एंड द एरोमा ऑफ कॉफी प्लांटेशन, और वहाँ पे आपको पता है कॉफी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं प्लांटेशन बहुत अच्छा होता है, तो उसकी जो एरोमा मतलब बता रहे हैं स्मेल, ठीक है, फिल्स द एयर एंड द प्लेस ओवर्स एक्साइटिंग एक्टिविटीज लाइक ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग एंड कैंपिंग। और वहां पे आपको जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं लाइक ये ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग करने के लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा। तो दैट्स व्हाई इट इज मेकिंग इट अ वंडरफुल डेस्टिनेशन फॉर द नेचर एंड एडवेंचर लवर्स। टी फ्रॉम असम इज अ परफेक्ट ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग क्या होता है, एक ट्रेवलॉग बेसिकली वो लोग मतलब वो पीस ऑफ राइटिंग जो हम ट्रेवल्स के रिगार्डिंग लिखते हैं कि भाई ट्रेवल जब हम करते हैं जनरली तो उसके रिगार्डिंग जो भी हम एक पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं उसी को ट्रेवलॉग कहा गया है। तो बताया गया है टी फ्रॉम असम is a perfect travelogue demonstrate with suitable examples from the text। तो आपको पता होगा जो टी फ्रॉम असम है वो इज कंसिडर्ड एज अ परफेक्ट ट्रेवलॉग। क्यों, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एंड ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ असम टी गार्डन्स। तो ये जो है अगर आप टी फ्रॉम असम चैप्टर पढ़ोगे तो वो उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से असम का जो टी गार्डन है उसके बारे में बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। द टेक्स्ट पेंट्स a picture of
लस ग्रीन टी स्टेट्स, जो टेक्स्ट है, मतलब टेक्स्ट मतलब जो उसमें राइटिंग्स है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से उस जगह की जो ग्रीनरी है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रही है, उसकी जो सीनिक ब्यूटी है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रही है। एंड ऑल्सो हार्डवर्किंग पीपल इन्वॉल्व इन द टी प्रोडक्शन, और उनके बारे में भी जो वहाँ पे जो हार्डवर्किंग जो लोग हैं वो किस तरह से टी की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वहाँ पे हार्डवर्क काम करते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। एंड द नैरेटिव ऑल्सो एक्सप्लेन्स द हिस्टोरिकल and cultural significance of tea, making it informative and engaging. The mention of the sorry, cultural significance of tea, making it informative and engaging. The mention of the fresh aroma of tea leaves and the vast landscape helps readers imagine the beauty of Assam, making it feels like a real travel experience. तो जब इस चैप्टर को आप पढ़ते हो तो इस चैप्टर में एक एक चीज इतने डिटेल से दी गई है, किस तरीके से वहाँ के जो लोग हैं कितने हार्ड वर्किंग है टी की प्रोडक्शन में, और उस जगह की सीनिक ब्यूटी के बारे में बताया गया है, और जो टी की जो क्या कहते हैं जो अरोमाइक स्मेल है उस पूरी जगह में, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा गया है। इसलिए जो टी फ्रॉम असम है एक परफेक्ट ट्रेवलॉग है, ठीक है। हाउ डज मैक्सवेल जस्टिफाई कॉलिंग द एयर होस्टेस द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड? तो मैक्सवेल कौन है आपको पता है, जो मिसवेल द ऑटर जो है उसका जो ऑनर है वही है मैक्सवेल। और वो क्यों जो एयर होस्टेस को द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड बुलाते हैं, कि मतलब कि बहुत ज्यादा वो काइंड है, ऐसा क्यों बुलाते हैं? तो बिकॉज जो आपको पता है कि बिकॉज ऑफ हर काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत मेन रीजन है। लेकिन कैसे पता लगता है ये बात? तो जब वो फ्लाइट में होते हैं मैक्सवेल, तो बहुत ज्यादा वो क्या होते हैं, वरीड होते हैं। ही वॉज वेरी मच वरीड अबाउट हिज पेट। कौन था उनका पेट? मिज। बट एयर होस्टेस कंफर्टेड हिम। लेकिन क्या होती है जो एयर होस्टेस होती है वो क्या बोलती है, जो उसे कंफर्ट कर देती है कि भाई मतलब कि देयर इज नथिंग टू बी वरी अबाउट, ठीक है। और वो सजेशन भी देती है कि जो मिज है मतलब उनका जो पेट है उसको बॉक्स से बाहर निकाल दो, क्योंकि जब वो बैक बॉक्स में तो वो ज्यादा मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, उसको बाहर निकालो, कंफर्टेबल फील करेगा। इससे उसको लगता है कि जो मैक्सवेल है कि दैट लेडी इज सो काइंड, और उसको बहुत ज्यादा एडमायर करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है उसकी। ये चीज शो करती है कि वो किस तरह से उसको बताते हैं कि शी इज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। How does the question है, how does the chapter Madam Wright the bus characterize the bus conductor as a man of cheerful disposition? तो जो मैडम राइट द बस जो चैप्टर है उसमें किस तरह से कंडक्टर को मैन ऑफ चेयरफुल डिस्पोजिशन कहा गया। चेयरफुल डिस्पोजिशन मतलब जो बहुत ज्यादा खुश रहता है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता है कि जो मैडम राइट द बस में जो है देयर इज अ गर्ल वली, और वो 8 ईयर ओल्ड है, और वो अकेली ही क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। और जो बस कंडक्टर है उसको इग्नोर करने के बजाय क्या कर रहा है, उसको उसके साथ बहुत ज्यादा लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन कर रहा है। इनफैक्ट उसको वो प्लेफुली मैडम, मतलब कि हंसी मजाक में उसे मैडम भी बुलाता है, और वो उसे हमेशा वो इंश्योर करता है कि वो कंफर्टेबल रहे और सेफ भी रहे। एक पॉइंट पे तो आपको पता है कि इसमें जो वो है वो उसको कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया जाता है, मतलब टू परचेज, बट शी रिफ्यूजेस टू बाय द कोल्ड ड्रिंक। बट जो कंडक्टर है वो खुद से क्या कहते हैं आगे बढ़ के उसके लिए वो पे करने के लिए रेडी हो जाता है। दैट शोज हिज kindness. His friendly and caring nature makes him an important part of the Wally's enjoyable bus journey. Kisa Gautami attained enlightenment after her interaction with the Buddha. Justify this statement in light of the sermon at Banaras. तो आपको पता है जो किसा गौतमी है वो किसा गौतमी जो है वो बुद्धा से मिलने के बाद एनलाइटमेंट हुई है। एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है, जिसको विजडम जिसके अंदर विजडम आ गई हो, जिसकी जो सोचने की जो क्षमता या रियलिटी को जिसने समझ लिया है, उसकी बात करें कि किस तरह से वो अटेन कर लेती है। तो जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद इन द लाइट ऑफ द सर्मन एट बनारस। तो आपको पता है किसा गौतमी जो है वो एनलाइटमेंट कैसे लर्न करती है। जो उसका जो एक ही सन होता है उसकी डेथ हो जाती है, और वो उसको वो चाहती है कि लाइक कि ही शुड बी गेट अलाइव एज सुन एज पॉसिबल। तो उसको कहीं से हेल्प नहीं मिलती तो बुद्धा के पास जाते हैं। बुद्धा रेडी हो जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन उनसे बस एक ही क्वेश्चन करते हैं, एक ही कंडीशन पे कि एक 1 हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड ऑफ सीड्स ऐसे घर से उसके लेके आए जिस घर में कभी किसी ने डेथ फेस ही नहीं करा हो। बट ऐसा वो कर नहीं पाते, क्योंकि आपको पता है ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे किसी ने डेथ फेस नहीं करा हो आज तक। किसी ने किसी की डेथ तो जरूर हुई है इस घर में। इस चीज से जब हर एक घर में जाती है, उसका इंटरेक्शन जब लोगों से होता है, तो शी रियलाइज दैट द डेथ इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट एवरीवन फेसेस। तो जो डेथ है वो सभी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो सबको फेस करना ही है किसी न किसी दिन। इस विजडम से क्या होता है, जो उसका जो ग्रीफ है, ग्रीफ मतलब जो उसका जो सैडनेस है वो किसमें कन्वर्ट होता है, इनटू अ एनलाइटमेंट, हेल्पिंग हर एक्सेप्ट लाइफ्स रियलिटीज एंड लेट गो ऑफ suffering. Oh, what a burden, Lord, to be the father of a grown-up daughter. Explains what this line conveys about the Chubukov as a father. ये जो आपको पता है चैप्टर जो है द प्रपोजल चैप्टर से है, उसमें जो चुबकोव है कौन है, वो नतालिया के फादर होते हैं। और नतालिया कौन है, एक
गर्ल जो कि अब बड़ी हो गई है और उसकी शादी की बात हो रही है, तो ये सब चीज़ें, तो जो उसके जो फादर है वो बोलते हैं ओ व्हाट अ बर्डन लॉर्ड टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर। कह रहे हैं कितना बड़ा एक बर्डन, एक बोझ की बात है कि एक लड़की जो कि एडल्ट हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, और उसके फादर होना एक बहुत बड़ी बर्डन की बात है। ऐसा वो क्यों कहते हैं, एक्सप्लेन करना है हमें। तो चलिए भाई, द लाइन ओ व्हाट अ बर्डन लॉर्ड टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर, ये ऐसा किस लिए कहते हैं। तो आपको पता है कि जो चुबकोस है वो फादर है और उनके अंदर बहुत ही मिक्स ऑफ क्या कहते हैं फीलिंग है, बहुत मिक्स फीलिंग है। कैसी, ही इज हैविंग फ्रस्ट्रेशन, कंसर्न भी है, चिंता भी हो रही है उनकी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है रिगार्डिंग हिज डॉटर। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू कि उसकी शादी एक अच्छे घर में एक अच्छे लड़के से करवाए। तो एक तो फ्रस्ट्रेटेड भी है चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा कंसर्नफुल भी है, और उससे ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबल भी फील कर रहे हैं, और वो कितने ज़्यादा डिफिकल्ट और फील कर रहे हैं उनकी शादी, उसकी शादी करने के लिए। इस चीज़ से भी वो ज़्यादा मतलब वो फील करते हैं कि कितना ज़्यादा बर्डन की बात है। तो इंस्टेड ऑफ सीइंग हर एज अ इंडिपेंडेंट ही कंसीडर हर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो नहीं सोचते हैं कि लाइक कि शी शुड बी इंडिपेंडेंट और वो अपने आप से ही सब कुछ देख सकती है, बट वो उस चीज़ को उसको क्या मानते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। ये फीलिंग जो है उनको क्या करती है, दैट बर्डन बाय द ड्यूटी ऑफ अरेंजिंग हर मैरिज एंड डीलिंग विद हर बिहेवियर। और एक ज़्यादा, और क्योंकि आप बड़े हो जाते हो तो फिर आप अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन कर पाते हो, तर्क वितर्क कर पाते हो, जो चीज़ किसी भी पेरेंट्स को, मतलब मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को पसंद नहीं आती, तो उनको अच्छा पसंद नहीं है कि वो बड़ी होगी और मेरे से अब क्वेश्चन कर सकती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी उनको क्या फील हो रहा है, बर्डन फील हो रहा है कि वो कैसे आंसर दे अपनी बेटी के सवालों के। चलिए भाई, ये तो था फर्स्ट बुक से हमारे जितने क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन है, जो पूरे चैप्टर को कवर भी करता है, ठीक है, वो हमने डिस्कस करे। अब स्टार्ट करते हैं पोइट्री के ऊपर। ओके, do you concur, concur means agree with the notion that our attitude towards a situation determines its positivity or negativity? Support your opinion using examples from the Robert Frost poem Dust of Snow. तो ये बोल रहे हैं कि किस तरीके से जो क्या इस बात से आप एग्री करते हो कि जो हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स सिचुएशन, मतलब कि अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से वो, मतलब कि वो नेगेटिव भी अपना एटीट्यूड बना भी सकता है और पॉजिटिव भी बना सकता है, वो हमें लिखना है। कौन से पोम से बात हो रही है, फ्रॉम द डस्ट ऑफ स्नो। तो आपको पता है कि भाई जो आपको डस्ट ऑफ स्नो में आपको पता है कि जो पोएट है उसका दिन खराब गया है और वो बहुत ज़्यादा सैड होता है, और एक छोटा सा मोमेंट उसके उसके उस दिन में क्या कहते हैं होता है, क्या होता है, जो स्नो उसके क्या कहते हैं जो क्रो होती है एक ब्रांच पे वो जो बैठी होती है और वो शुक करती है उस ब्रांच को, और वहां से क्या कहते हैं एक स्नो जो होता है वो पोएट के ऊपर गिरता है। पोएट उसी रास्ते से जा रहा है और जब वो स्नो उस पर गिरता है ना, तो उस टाइम पे वो फील करता है कि भाई उसके सडन उसका जो मूड होता है ना शिफ्ट हो जाता है, सैडनेस से किस में हो जाता है, हैप्पीनेस में होता है। दिस शोज दैट इवन इन द डिफिकल्ट टाइम्स स्मॉल इवेंट्स कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी इफ वी चूज टू सी देम दैट वे। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि भाई कि क्या कहते हैं कि उस मोमेंट लाइक उसके गिरने से क्या कहते हैं कि वो पॉजिटिव हो गया। ये नजरिया भी होता है कई बार कि वो छोटा सा मोमेंट भी आपको लाइफ स्विच करा सकता है, अगर बस आपके देखने और आपका समझने का नजरिया बहुत सही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो आप किसी कोई अच्छी चीज भी हो रही होगी तो आप उसको नेगेटिव वे में ही लोगे, ठीक है। ये था भाई इसमें पर्सपेक्टिव के बारे में बताया गया। इट इज दैट अ पॉजिटिव आउटलुक कैन इंप्रूव आवर डे एंड चेंज आवर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ चैलेंजेस। हाउ डू फायर एंड आइस सर्व एज बोथ कॉन्ट्रास्टिंग एंड कंपेरेबल सिंबल्स इन द पोम फायर। तो कह रहे हैं कि भाई फायर एंड आइस पोम में आपको पता है कि जो फायर और आइस है कितने ज्यादा कंट्रास्टिंग है, कंट्रास्टिंग बिल्कुल अलग अलग है, फायर कहाँ और आइस कहाँ, और ये कंपेरेबल सिंबल्स है, ऐसा क्यों है, कैसे है, वो हमें देखना है। तो आपको पता है फायर क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग एंड अनकंट्रोल्ड इमोशंस, मतलब ऐसे इमोशंस जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है। कैसे, जैसे पैशन, डिजायर, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, एंगर, डिस्ट्रक्शन, ये सब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल्ड इमोशंस होते हैं। तो और जबकि आइस की बात करें तो आइस क्या शो कर रहा है, आइस इससे बहुत अलग है। आइस क्या शो कर रहा है, आइस शो कर रहा है हेट्रेड, जेलेसी और सेल्फिशनेस। और वेल फायर एंड आइस सीम्स ऑपोजिट, लेकिन ये दोनों ही क्या है, अपोजिट है, लेकिन बोथ हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। आपको पता है कि बहुत लोगों ने आज तक बहुत पीछे पास्ट में भी रह गए जिनका डिजायर या पैशन उसकी वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया, इतने लोगों की ह्यूमैनिटी से ज्यादा बड़ा हो गया, जिसकी वजह से कितने ज्यादा डिस्ट्रक्शंस हुए हैं, ठीक है। और हेट्रेड और जेलेसी और सेल्फिशनेस से तो ऑफकोर्स सब कुछ खत्म हो ही जाता है, इसके अंदर कुछ कहना ही नहीं। इसलिए द पोएट सजेस्ट दैट बोथ इमोशंस इफ नॉट कंट्रोल्ड कैन लीड टू डिस्ट्रक्शंस। तो कह रहे हैं कि अगर दोनों इमोशंस को हम सही से कंट्रोल ना करें, मैनेज ना करें, तो ये दोनों चीज क्या कर सकते हैं, दे कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। ओके, explain the differences between how the tiger lives in a cage and how it lives freely in the jungle as shown in the Leslie North's poems A Tiger in the Zoo। तो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करो डिफरेंस कि जो टाइगर है वो जब जंगल में होता है तब, और जो जब वो जू में हो रहा है तब, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, इस चीज के बारे में हमें समझना है, उसकी लाइफ के बारे में समझना है। तो आपको पता है जो ये जो पोएम है किसने लिखी है, लेस्ली नॉरिस ने,
इसकी जो पोएट है तो आपको पता है इस पोम में जो टाइगर है उसको शो किया गया है केज में भी, और उसके बारे में डिपिक्शन दी गई किस तरीके से जब वो जंगल में होता है तब उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसकी मूवमेंट कैसे होती है, जब वो केज में है तो उसका बिहेवियर उसकी मूवमेंट कैसी है। तो देखो भाई, जब वो केज में होता है तो उसका बिहेवियर क्या है, वो बस क्या कहते हैं बैक एंड फोर्थ, मतलब वो आगे पीछे वो मूव कर रहा है फ्रस्ट्रेशन में, और वो क्या फील कर रहा है, ही इज फीलिंग कन्फाइंड, मतलब उसको कैद कर दिया गया है, और एंड ओनली एग्जिस्ट फॉर ह्यूमन अम्यूजमेंट, और उसको सिर्फ किसके लिए यूज किया गया है, ह्यूमंस के क्या कहते हैं हैप्पीनेस के लिए, अम्यूजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। जबकि जो जो टाइगर जो जंगल में रहता है वो क्या कहता है, ही इज फ्री टू रोम एंड हंट, और जो जंगल में टाइगर रहता है वो बहुत फ्री है, बहुत क्या कहते हैं घूमने के लिए कहीं भी जा सकता है, कभी भी अपने लिए हंट कर सकता है, और वो इसका नेचुरल स्टेट भी है, नेचुरल हैबिटेट भी है उसे रहने के लिए। और जंगल में देखो तो वो उसके उस जब वो घूमता है तो इट मूव्स विद द प्राइड एंड मैजेस्टी एंजॉयिंग इट्स ट्रू नेचर। द कॉन्ट्रास्ट शोज हाउ कैप्टिविटी टेक्स अवे द टाइगर्स फ्रीडम एंड मेक्स इट फील हेल्पलेस। और ये शो कर रहा है कि किस तरीके से अगर किसी को मतलब टाइगर की जो क्या कहते हैं टाइगर को किस तरह से उसकी जो फ्रीडम को छीन ली गई है उससे वो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और हेल्पलेस फील कर रहा है, और जबकि जो जंगल में जो टाइगर होता है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। Why are the lyrical genre and conversational style fitting for the poem How to Tell Wild Animals? ये lyrical genre क्या कि मतलब आपको बताया गया कि इस चैप्टर में जो इस पोम में How to Tell Wild Animals में पोम को इस तरीके से लिखा गया है कि उसको ऐसा लग रहा है कि एक लिरिकल जॉनरा है, और बहुत ही ज्यादा मतलब एक जैसे ना जो सॉन्ग्स लिखा जाता है लेकिन बहुत ही कैजुअल तरीके से लिखा गया है ना, बहुत कैजुअल तरीके से, और किस तरीके से वो फिट बैठता है इस पोम के लिए उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। पूछा कि क्यों, तो आपको पता है इस लाइक की जो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स है वो क्या है, इट यूजेस एज अ लिरिकल एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल मेकिंग इट फन एंड एंगेजिंग। तो जब आप किसी पोम को जब ज्यादा ही सिंप्लीफाई और बहुत ही लिरिकल वे में लिखते हैं और एक कन्वर्सेशनल स्टाइल में जैसे बातचीत हो रही हो तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा फन हो जाता है, बहुत ज्यादा एंगेजिंग भी हो जाता है टू रीड। The poet speaks directly to the reader, making it feel like a friendly conversation. तो poet इस तरीके से लिख रहा है जिस तरीके से like वो क्या कर रहा है, रीडर से एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन करना चाहता है। This lyrical style adds rhythm and musicality, which makes the poem easy to remember. और ये इस poem को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं easy भी है, क्या कहते हैं इसको poem को याद रखने में और इसको पढ़ने में बहुत ज्यादा enjoy भी आ रहा है, ठीक है, इसलिए poem में बहुत ज्यादा फिट बैठती है। Evaluate how the poet uses the specific behaviors and appearances of the hyena and the crocodile to describe their differences। तो ये आपको बताना है कि किस तरीके से जो पोएट है जो वो हाइना और क्या कहते हैं क्रोकोडाइल दोनों के जो क्या कहते हैं अपीयरेंसेस उसके बिहेवियर को किस तरीके से स्पेसिफिक बिहेवियर्स और अपीयरेंसेस को डिस्क्राइब करा है उसने, और उसके डिफरेंसेस क्या है ये समझना है। कि आपको पता है हाइना एक लाइक एक स्कैवेंजर है काइंड ऑफ, ठीक है, और जो क्रोकोडाइल है वो दोनों के दोनों ही क्या कहते हैं वाइल्ड, मतलब काइंड ऑफ वाइल्ड इन द सेंस कि वो दोनों हंट कर सकते हैं, किल कर सकते हैं इंसान को बहुत इजीली, ठीक है, लेकिन दोनों का बिहेवियर में कुछ सिमिलैरिटी है और कुछ क्या कहते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी है, वो समझना है। अगर आप हाइना को देखो ना, हाइना जिस तरह टाइप के एनिमल है उसके पास एक डिसेप्टिव स्माइल है, मतलब डिसेप्टिव मतलब कि वो ऐसी स्माइल जो किसी को क्या कर सकती है, किसी को भी फूल बना सकती है, किसी को बेवकूफ बना सकती है, कि ऐसी स्माइल से लोग सामने वाले बहुत खुश हो कि यार इट्स अ वेरी काइंड एनिमल, बहुत ही ऐसा, बट ऐसा नहीं है लगने में। इट शुड बी, इट लुक्स, इट सीम्स फ्रेंडली, बट एक्चुअली में क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस एनिमल है, इट किल्स द पीपल, ओके। जबकि आप क्रोकोडाइल को देखो वो हंसता नहीं है, वो क्या कर रहा है, उसके पास एक फॉल्स टीयर्स है, मतलब वो उसके जो आंसू है बहुत ज्यादा फेक है, और वो भी क्या करता है लोगों को ट्रिक कर सकता है, किस तरीके से, कैसा लगेगा जैसे कि ये आंसू बाहर है, कितना ही हार्मलेस एनिमल है, बट वो क्या करता है उसके बाद तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से शो किया गया कि दोनों के पास, दोनों के जो किसी की स्माइल जबकि किसी की क्या कहते हैं आंसू, दोनों ही दिखने में मिसलीडिंग हो सकते हैं, और ऐसे ही रियल लाइफ में भी है, किसी की स्माइल और किसी के क्या कहते हैं आंसू को बस देख करके ही आपको डिसीजन नहीं लेना होता है, लाइफ को समझना भी होता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है भाई। The ball poem initially appears simple, but it is actually quite impactful and intense. Comment upon the theme of the ball poem. तो आपको पता है द बॉल पोम जो है एक बॉय के ऊपर है जिसकी बॉल जो है ऐसे ऐसे करके बाउंस करते 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 जो है पानी में चली गई है। उस पोम के बारे में बताया गया कि किस तरह से वो इनिशियली तो बहुत ज्यादा लाइक सिंपल लगती है, बट बाद में पता लगता है कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल भी है, ठीक है। तो कैसे डिस्कस करते हैं इसकी थीम के ऊपर, ठीक है। तो जो बताया गया कि इस पोम में जो बच्चे का जो बॉल खो गया है इसके पीछे बहुत बड़ी डीपर मीनिंग भी है। तो पोम में बताया गया उस लॉस के बारे में कि जब वो लॉस हो गया उस पोम के लिए, उसके लिए उस बॉय के लिए जो वो जो
उस बॉय के लिए जो बॉल है, इट्स नॉट जस्ट अ बॉल, ठीक है। बॉय हमें हमारे लिए लगने के लिए बॉल बॉल लग सकती है, लेकिन उसके लिए जैसे हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई और चीज से हमारा अटैचमेंट होता है, उसके लिए बॉल के साथ उतना ही बड़ा अटैचमेंट में उसका पूरा चाइल्डहुड उसमें है, ठीक है। तो इसलिए बताया व्हेन द बॉय लूजेस बॉल ही रियलाइज दैट सम ऑफ थिंग्स इन लाइफ कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। तो उसको लगता है कि अगर कोई दूसरी बॉल भी आ जाएगी उसके लिए, तो वो चीज उसके 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 उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है। दिस एक्सपीरियंसेस टीचेस हिम हाउ अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ मटेरियल थिंग्स डू नॉट लास्ट फॉर एवर। तो ये चीज एक चीज भी समझाती है कि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाती है, और दूसरी चीज ये भी बताती है कि कैसे कोई भी मटेरियल चीज हमेशा हमेशा के लिए नहीं रखी जा सकती। द पोम शोज दैट लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो पोम है ये क्या शो करती है कि जो लॉस है वो क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है, एंड वी शुड लर्न टू मूव ऑन, मेक्स इट मेक्स अस इमोशनली स्ट्रॉन्गर, या बॉय को भी इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाता है कि अगर हम जो कोई भी चीज खो जाती है, कोई चीज दूर हो जाती है, तो ये हमें सीखना है कि लाइफ में कि किस तरीके से हम उसे एक्सेप्ट कर पाए और उसे मूव ऑन कर पाए, और ये हमें इमोशनली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही बनाएगा भाई, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस पोम हैज अ बिगर इम्पैक्ट, ठीक है। Excessive nagging makes the children defiant. Elucidate your answer in reference to the poem Amanda. तो बता एक्सेसिव नैगिंग, नैगिंग मतलब होता है किसी को बार बार क्या करना, टोकना, ठीक है। और वो चिल्ड्रन को कैसे क्या बना देता है, डिफाइंड बना देता है। डिफाइंड बोले तो मतलब डिसोबे बना जाता है कि वो बात ना माने और आपकी मतलब वो हर एक बातों का क्या करे, वो डिसरिस्पेक्ट करे। इस चीज को हमें अमांडा वाले पोम से क्या करना है, अमांडा वाले पोम से इसे एक्सप्लेन करना है। ऐसा क्यों है, तो भाई ऑफ कोर्स अगर हम किसी को भी कांस्टेंट नैगिंग करते रहेंगे, चाहे पेरेंट्स है, बीइंग अ पेरेंट्स अगर हम नैग करेंगे, तो ये चीज बच्चे को सिर्फ नेगेटिवली ही अफेक्ट करती है। वाई, क्योंकि अमेंडा को हमेशा क्या करा जा रहा है, शी इज बीइंग ऑलवेज स्कोल्डेड, किसी चीज के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, कि तुम ऐसी क्यों बैठी हो, ऐसी क्यों खड़ी हो, तुम हमारे नेल्स क्यों बाइट कर रही हो अमेंडा, ठीक है। इससे क्या हो गई है, शी इज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड एंड शी इज बीइंग कंट्रोल्ड, ठीक है। ऐसे सब बच्चे फील भी करते हैं, ठीक है। और उसको उस फीलिंग से उस कोल्डनेस है वो क्या कहते हैं, एस्केप करने के लिए वो क्या करती है, वो अपने आप को बहुत तरीके चीजों में क्या करने जाती है, और इमेजिन करने जाती है। मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो फील करते हैं कि वो मरमेड होगी, बन जाएगी। मरमेड मतलब क्या होता है, जलपरी, और या फिर ऑर्फन होती तो ज्यादा बेटर होता है, या फिर एक प्रिंसेस जो टावर में ट्रैप्ड है, वो अकेली रहती है वहां पे, किसी से बात नहीं करती, वो उसके लिए ज्यादा फ्रीडम देता है। तो कभी भी अगर हम किसी को भी बार बार नैग करेंगे, तो उससे उसकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में जा सकती है। वो उन चीजों को भी सोचने लग जाता है जो चीज उसके लिए सही नहीं है, ठीक है। इसलिए दिस पोम हाईलाइट्स दैट टू मच ऑफ स्ट्रिक्टनेस and nagging can make children feel unhappy and distant from their parents. The Trees by Adrian Rich. ये ट्रीज क्या है, पोम है, आपको पता है, और बाय एड्रिन रिच, इसके जो पोएट है, इज अ परफेक्टली एलिगोरी। एलिगोरी क्या होता है, अ स्टोरी और पोम जो कि जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा हिडन मीनिंग होती है। इसके ऊपर बात करनी है हमें, ट्रीज के ऊपर। द पोम ट्रीज इज एन एलिगोरी विद टू मीनिंग्स। On the surface, it talks about trees breaking free from human control, symbolizing deforestation and the impact of humans on nature. तो भाई इसमें ट्रीज के बारे में बताया गया कैसे इट ब्रेक्स, जो भी ब्रेक करता है फ्री फ्रॉम ह्यूमन कंट्रोल, और इट ऑल्सो सिंबलाइज डिफॉरेस्टेशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन्स ऑन नेचर, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन के ऊपर बात करता है और कैसे जो क्या कहते हैं ह्यूमन का इम्पैक्ट ऑन नेचर, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करता है। लेकिन डीपर लेवल पे जो पोम है, इट रिप्रेजेंट्स वुमेन्स फाइट फॉर फ्रीडम फ्रॉम सोसाइटल रिस्ट्रिक्शन। ये डीपर मीनिंग में अगर हम जाए तो डीपर लेवल पे जो ये पोम है रिप्रेजेंट करता है क्या, कि वुमेन की जो फाइट है किसको लेकर के, उसकी फ्रीडम को लेकर के, और उसको सोसाइटल रिस्ट्रिक्शन, जो सोसाइटी उसके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाती है उसको लेकर के। जस्ट एज ट्रीज ट्राई टू ग्रो फ्रीली इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट, वुमेन ऑल्सो सीक इंडिपेंडेंस एंड इक्वालिटी। तो जिस तरीके से जो एक ट्री है वो फ्रीली इन्वायरमेंट में, जब तक उसको एक फ्री इन्वायरमेंट ना दिया जाए वो ग्रो नहीं कर पाता। सेम इसी तरीके से अगर एक वुमेन को इंडिपेंडेंट थिंकिंग या इंडिपेंडेंट, या फिर उसके ऊपर कोई चीज थोपी जाएगी तो वो इंडिपेंडेंस ना दे, या फिर कोई चीज उसके ऊपर इंपोज करी जाएगी, या इक्वालिटी ना मिले, तो वो भी सही से ग्रो नहीं कर पाएगी लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए जो पोम है ट्रीज, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा डीपर मीनिंग है उसका, उस पोम का, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। How effectively does the poet employ the comparison of frog to cat and what are the implication of this metaphor? तो बता रहे किस तरीके से जो पोम है फॉग, उसने किस तरीके से पोएट ने फॉग को कैट के साथ कितनी सिंपल, कितनी इजी तरीके से उसको क्या करा है, इफेक्टिवली तरीके से क्या करा है, उसको कंपेयर करा है। तो इसको समझना है, और किस तरीके से उसको मेटाफोर को बहुत ज्यादा इंप्लाई करा गया इस पोम में, इस चीज के बारे में हमें समझना है। तो इन दिस पोम
द पोएट कंपेयर्स द मूवमेंट ऑफ फॉग टू दैट ऑफ अ कैट। तो आपको पता है कि इसमें इस पोम में जो पोएट है, ठीक है, वो फॉग को किससे कंपेयर कर रहे हैं? कैट से। आपको पता है किस तरह से बताते हैं कि जो फॉग है कितना साइलेंटली आता है, तो कैट भी उसी तरीके से बहुत ज्यादा साइलेंटली आता है और वो सब जगह नजर रखता है और फिर स्लोली मूव करता है, साइलेंटली मूव करता है। फॉग भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। तो जो दिस मेटाफर हेल्प्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ द फॉग्स काम येट पावरफुल प्रेजेंस। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि जो कंपेरिजन है वो क्या बता रहे हैं, इस तरह का जो कंपैरिजन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक इमेज क्रिएट करता है रीडर्स के माइंड में, किसके बारे में? अबाउट फॉक्स काम बट येट पावरफुल प्रेजेंस, ठीक है। और जो पोएट के जो कंपैरिजन है, इट अलाउज रीडर्स टू विजुअलाइज द फॉक्स स्लो एंड जेंटल मूवमेंट मेकिंग द सीन मोर विविड एंड एटमॉस्फेरिक। तो भाई जो ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, जो फॉग की जो बिल्कुल स्लो मूवमेंट है, ये कैसे बनाती है रीडर्स के लिए? रीडर्स को हेल्प करती है किस तरह से वो विजुअलाइज कर पाए। तो कैट के एग्जाम्पल से वो फॉग को विजुअलाइज कर पाते हैं, ठीक है। Ogden Nash uses vivid imagery in The Tale of Custard the Dragon to appeal the senses, elaborate on the imagery used for the pirate। तो भाई इस पोम में बताया गया किस तरीके से जो ऑगडेन नैश जो इसके पोइट हैं उसने विविड क्या कहते हैं, मतलब कि उन्होंने इस पोइट को, इस पोम को इस तरीके से लिखा गया है वो किसी भी रीडर के माइंड में क्या कर सकते हैं, वो एक इमेज, एक लाइव इमेज की लाइक किस तरह से प्ले हो रही हो उस तरीके से क्या कहते हैं चल रही है इस पोम को पढ़ने के बाद। तो भाई इन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन Ogden Nash creates a strong visual image of the pirate using vivid description। किस तरीके से पायरेट के, मतलब पायरेट के बारे में जिस तरीके से लिखा गया, क्या क्या चीज़ ऐसे लिखी गई है जिसकी वजह से हम पायरेट के बारे में बिल्कुल माइंड में सोच सकते हैं कि भाई पायरेट कैसा दिखता होगा। तो इसके बारे में बताया गया कि पायरेट को किस तरह से भाई पोर्ट्रे करा गया है। तो ही इज बीइंग पोर्ट्रेड एज अ डेंजरस बट एज अ फियर्स फिगर। कितना ज्यादा खतरनाक है भाई, उसके हैंड में क्या होता है? पिस्टल होता है और लाइक एंड बाइटिंग ऑन अ कटलेस, मतलब कि उसके पास क्या होता है, एक और एक बहुत स्वॉर्ड जो एक तलवार होती है जिसके पास शार्प एज होती है और उसकी जो बियर्ड है वो कैसी है? ब्लैक है। उसके पास एक जो पैर है उसका किसका है? वुड का बना हुआ है। और इन सब चीजों से देख करके कोई भी पर्सन जो है डर जाएगा। दैट मेक्स हिम अपीयर इवन मोर थ्रेटनिंग। द वे ही ड्रिंक्स वाइन एंड स्टेयर्स एट दैट ड्रैगन शोज हिज इवल इंटेंशंस एंड एग्रेसिव नेचर। तो किस तरीके से वो वाइन पीता है और उसका जो देखने का जो तरीका है किसको, ड्रैगन को, ये शो करता है किस तरह से उसका जो इंटेंशन जो है वो बहुत ज्यादा इविल है और उसका नेचर कैसा है? एग्रेसिव है, ठीक है। तो इसलिए जो दिस इमेजरी हेल्प्स एम्फसाइज दैट द पायरेट इज द एनिमी एंड इज अप टू नो गुड। तो इस तरीके से जो जिस तरीके से पोएट ने पायरेट के बारे में लिखा है कि पायरेट का अपीयरेंस किस तरीके से है, उसको देख करके पता लग सकता है कि जो पायरेट है यहाँ पे रियल एनिमी या विलन है। Question here is, can someone genuinely love a person based on solely on their inner beauty, disregarding physical appearance, justify with reference to the theme of Yeats poem for Annie Gregory। तो भाई ये बोल रहे हैं कि जो एनी ग्रेगरी पोम है उस पोम के बिहाफ पे आपको बताना है कि किस तरीके से कोई पर्सन किसी को सिर्फ उसके इनर ब्यूटी के बिहाफ पे पसंद कर सकता है या लव कर सकता है रादर देन लुकिंग एट द पर्सनस फिजिकल अपीयरेंस। तो भाई बता रहे कि द पोएम सजेस्ट दैट द वाइल फिजिकल ब्यूटी अट्रैक्ट्स पीपल, ट्रू लव्स वैल्यूज क्वालिटीज लाइक काइंडनेस, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर। तो बोल रहे कि भाई फिजिकल अपीयरेंस आपको कुछ टाइम तक के लिए क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है, बट जो इनर ब्यूटी है, इनर ब्यूटी में क्या क्या चीज आ गई भाई? जो क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, क्वालिटी ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट एंड अबाउट लाइक ए कंपैशन उस पर्सन के अंदर कितना है, हाउ यू नो वेल दैट पर्सन कैन थिंक, ठीक है। ये सब चीजें ज्यादा मैटर करती है रादर देन द पर्सनस फिजिकल अपीयरेंस। तो even though appearance can influence affection, the poem highlights that the real and meaningful love comes from inner beauty। तो भाई कह रहे हैं कि भाई आपको बाहर की जो क्या कहते हैं जो अपीयरेंस है किसी की फिजिकल अपीयरेंस वो आपको कुछ टाइम के लिए अट्रैक्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको रियल लव चाहिए तो वो आपको इनर ब्यूटी को देख करके ही करना चाहिए। और लाइक इट्स टोटली जस्टिफाइबल, राइट। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम आवर फर्स्ट बुक्स। हमने उसको कवर करी, हमने उसके पोम और उसके क्या कहते हैं चैप्टर्स। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द सप्लीमेंट्री बुक जो हमारे पास है, वो कौन सी है? फुटप्रिंट विदाउट फिट। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के क्वेश्चंस। Does the case of Mrs. Pumphrey, who unduly pampers Tricky, exemplify the truth behind the statement "too much of anything is bad"? Discussed based on the James Herriot's chapter "A Triumph of Surgery"। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि किस तरीके से जो मिसेस पंफ्री है, ठीक है, मिसेस पंफ्री जो है कौन है? जिसके पास डॉग है, वो किस तरीके से उसका जो अनड्यूली पैम्पर है, अनड्यूली पैम्पर मतलब कि अननेसेसरी, मतलब जरूरत से ज्यादा उसको अपने डॉग को क्या करती है? पैम्परिंग करती है। तो इससे वो जो है ये चीज उसके लिए कितना ज्यादा लाइक इट इज टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, मतलब कि उसके लिए
जैसे कहते हैं ना अति हमेशा ही खराब होती है, किसी भी चीज़ की अति मतलब कि किसी भी चीज़ का जो ज़्यादा है वो खराब ही होता है। तो इसके हमने डिस्कस करना है। तो बहुत सिंपल है भाई, इसको लेकर के चैप्टर में आपको पता है कि जो ट्रिकी को जो उसकी जो ऑनर है, उसकी जो पेट की जो ऑनर है, ठीक है, वो उसको हमेशा किस तरह से ओवरफीड करती है, ठीक है, और उसके लिए हमेशा ही लग्जरियस मील्स लेके आती है और उसको कॉन्स्टेंट उसको क्या करते हैं ट्रीट करती है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अननेसेसरी, मतलब उसको अटेंशन देना, अननेसेसरी उसको खाना खिलाना, बहुत ज़्यादा खिलाना, लग्जरियस मील्स खिलाना, और उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी जो क्या कहते हैं हेल्थ कंडीशन है बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। कौन? ट्रिकी की बात कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया है, राइट। और इसकी ये शो करता है किस तरीके से किसी चीज़ का ज़्यादा मतलब लाड प्यार भी भाई खराब ही होता है। तो बचपन से सुना ही हमने, ठीक है। तो दैट्स वाई ट्रिकी नीड्स, उसको फिर ट्रिकी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, राइट। The story serves as a lesson that excess even in love and care can sometimes be harmful rather than beneficial। इसलिए भाई ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार करना भी हानिकारक हो सकता है ना। What does Mr. Harriot mean by happy period for himself and his partners? Explain। तो भाई मिस्टर हैरियट कौन होता है आपको पता है, जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पोम है, ठीक है, जो चैप्टर है सॉरी, ठीक है, उसमें जो ट्रिकी की जब तक तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी जो ऑनर है वो उसको इसके पास इसके क्लिनिक में लेके आती हैं फॉर उसके ट्रीटमेंट। तो ये बताया जा रहा है किस तरह से मिस्टर हैरियट का मतलब वो कहते हैं कि एक हैप्पी पीरियड होता है। हैप्पी पीरियड का तो आपको पता है, उसको पता होता है कि जो ट्रिकी है उसको क्या ही इलाज करने की जरूरत है, इसलिए चैप्टर मतलब कि जो नाम है ट्रायम्फ्स ऑफ सर्जरी, उस सर्जरी में क्या करता है, कोई सर्जरी थोड़ी ना उसको प्लान करता है उसके लिए, वो सर्जरी में बस सिंपल सी चीज़ क्या करता है, उसको कुछ टाइम तक उसको उन दूसरे डॉग्स के साथ क्या कहते हैं ज्वाइन करवाता है, जो बाकी डॉग्स जो खेलना कूदना पसंद करते हैं, और उसको सिंपल खाना देता है। तो जो भी खाना वो क्या कहते हैं उसकी जो ऑनर उसके डॉग्स के लिए भेजती है, वो उसमें खाने में एग्स होते हैं, वाइन होते हैं, वो उस डॉग को ना दे करके वो और उसके स्टाफ मेंबर खुद खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो जब तक जो ट्रिकी है उसकी ट्रीटमेंट चलती है तब तक वो लोग उस खाने को और उसके क्या कहते हैं जो वाइन वगैरह उसको एंजॉय करते हैं, इसलिए उसको हैप्पी पीरियड कह रहे हैं, ठीक है भाई। ये था इस चैप्टर से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेन चेंज्ड हरी सिंग्स पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग हिम टू रिटर्न टू हिज ऑनर अनिल एंड अप्रिशिएट द ट्रस्ट प्लेस्ड इन हिम। तो बता रहे हैं किस तरह से रेन जो है वो हरी सिंह के पर्सपेक्टिव को टोटली चेंज कर देता है, और किसको रिगार्डिंग? अनिल के रिगार्डिंग। तो आपको पता है थीफ स्टोरी में हरी सिंह जो होता है इनिशियली क्या करता है, वो प्लान करता है कि अनिल के पैसे चोरी करने का, और हरी सिंह जो है अनिल के यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम कर रहा होता है, ठीक है। तो जब वो सक्सेसफुल हो जाता है क्या कहते हैं मनी चोरी करने में, तो वो क्या करता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। इनर कॉन्फ्लिक्ट क्या कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट क्या कहते हैं आता है कि भाई उसने सही किया गलत किया। तो जब वो रेन में जा रहा होता है तो वो अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करता है कि भाई कि उसको अनिल के जो ट्रस्ट है उसको काइंडनेस को उसे ख़राब नहीं करना चाहिए, उसने उसकी मदद उसके बुरे टाइम में उसकी हेल्प करी है। तो ये सिम्बलाइज करता है कि रेन जो है ये सब चीज़ें कब करता है, जब वो बारिश में होता है तब उसके माइंड में सब चीज़ें चल रही होती है। दैट द रेन सिम्बलाइजेज अ फ्रेश स्टार्ट वॉशिंग अवे हिज डिसऑनेस्टी एंड मेकिंग हिम रियलाइज हिज मिस्टेक। तो बारिश किस तरीके से उसके माइंड में गिल्ट क्या कहते हैं क्रिएट करता है, और उसके जो डिसऑनेस्टी है उसको लेकर के उसको गिल्ट आ रहा है, और वो रियलाइज़ करता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और वो वापस अनिल के पास जाता है और उसके पैसे उसे वापस कर देता है। तो दैट टोटली शोज इस लाइक कि उसने उसका ट्रस्ट और काइंडनेस को क्या कहते हैं टूटने नहीं दिया। Despite his unusual appearance, Ozibel's presence of mind helped him get rid of Max। तो मिडनाइट विजिटर जो चैप्टर है उसमें जो ऑजिबल है कैसे उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो उसे मैक्स से छुटकारा दिलाता है इस चैप्टर में। तो आपको पता है कि जो ऑजिबल है वो एक स्पाई है, ठीक है, सीक्रेट एजेंट है, और वो टिपिकल एक सीक्रेट एजेंट की तरह दिखता ही नहीं है। तो वो जैसे सीक्रेट एजेंट क्या होते हैं, फिट एंड फाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं, बट वो ऐसा नहीं है। वो कैसा है, इंस्टेड ऑफ बीइंग फिट एंड शार्प लुकिंग वो ही इज डिस्क्राइब्ड एज ओवरवेट एंड स्लो मूविंग। वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट है और स्लो मूविंग भी है, ठीक है। तो ही यूजेस हिज इंटेलिजेंस एंड क्विक थिंकिंग टू ट्रिक मैक्स द एनिमी स्पाई। जो एनिमी स्पाई है वो कौन है, वो मैक्स है, ठीक है। इनटू बिलीविंग देयर इज अ बालकनी आउटसाइड द विंडो, दिस डिसेप्शन मेक्स मैक्स पैनिक एंड एक्सीडेंटली फॉल्स टू हिज डूम। तो भाई ये इस तरीके से, क्योंकि उसको लगता है कि वो स्पाई कैसे हो सकता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग उसको स्पाई वो एजेंट लगता ही नहीं है। और जब वो बताता है कि क्या कहते हैं कि भाई बाहर क्या कहते हैं बालकनी है, तो वो उस चीज़ में बिलीव कर लेता है, और वो जो है मैक्स जो है वो वो है क्या कहते हैं ऑजिबल, उसकी क्या कहते हैं एक तरह से जाल में फंस जाता है, ठीक है। तो ये टोटली शो करता है, स्टोरी टोटली शो करती है क्या कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन द फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। होरेस डेनबी
इज अ thief who was cheated by another thief, justify। भाई अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में आपको पता है कि जो हॉरेस डेनवी कौन होता है, वो थीफ होता है, लेकिन उसको भी एक चोर, दूसरा चोर ही क्या करते हैं, उसे धोखा देती हैं या फिर डिसीव करते हैं। किस तरीके से भाई, तो आपको पता है हॉरेस डेनवी अ थीफ प्लान टू रोब अ हाउस बट वाज ट्रिक्ड बाय अ क्लेवर लेडी हु वाज आल्सो अ थीफ। तो आपको पता है कि एक घर को रोब करने की कोशिश करता है जिसमें ऑलरेडी एक लेडी होती है, वो बहुत ज़्यादा चालाक होती है, और किस तरीके से वो जो वुमन है वो शो अपने आप को क्या कहते हैं, अपनी जो क्या कहते हैं एक्चुअल रियल आइडेंटिटी उसको छुपा करके उसको बताती है कैसे वो होम ऑनर है, और वो जो हॉरेस है वो बिलीव कर लेता है और उसको लगता है कि जो ये जो क्या कहते हैं लेडी है उसको हेल्प चाहिए, ठीक है। तो वो ट्रस्टिंग हर वो क्या कर देता है, उसको हॉरेस अनलॉक द सेफ, वो सेफ को क्या कर देता है, ओपन कर देता है। उसको लगता है कि इसको हेल्प चाहिए तो मैं इसके लिए सेफ को ओपन कर देता हूँ। बाद में उसको रियलाइज होता है कि कैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और उसको बेवकूफ बनाया गया है, ठीक है। तो ही गॉट कॉट वाइल द वुमन स्केप, ठीक है, वो फंस जाता है और जो वुमन होती है स्केप हो जाती है। तो ये स्टोरी हाईलाइट करती है किस तरीके से इवन थीव्स कैन बी आउट स्मार्ट एंड डिसीव्ड बाय अदर्स। तो ये स्टोरी हाईलाइट करती है कि कैसे जो चोर है वो भी आउट स्मार्ट किए जा सकते हैं, मतलब उनको भी धोखा कैसे दिया जा सकता है या उनको ऊपर भी उनको कैसे प्ले करा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द विजिट टू ड्ररी लेन प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर ग्रिफिन। तो ड्ररी लेन का एक प्लेस है, ठीक है, बता रहे कैसे जो ड्ररी लेन, जब ग्रिफिन जो है, ग्रिफिन ये कौन से चैप्टर से आपको पता होगा, ये फुटप्रिंट विदाउट फिट वाले चैप्टर से है, जिसमें ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है जिसने अपने आप को क्या बना लिया है, इनविजिबल बना लिया है। तो कैसे उसको बता रहे कि कैसे जब वो ड्ररी लेन मतलब एक जगह जहाँ पे वो जाता है वो उसके लिए कैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज प्रूफ होता है, मतलब उसके लिए कैसे ब्लेसिंग प्रूफ होते हैं, उस चीज हमें समझना है, ठीक है। तो Griffin's visit to Drury Lane turned out to be blessing because he found the materials he needed to protect himself। तो जब वो ड्ररी लेन जाता है तो वहां पे उसे क्या मिलता है भाई, जो उससे इंपॉर्टेंट जो इक्विपमेंट्स या चीजें मटेरियल्स चाहिए होती हैं वो उसको सब मिलती हैं, ठीक है भाई। सिंस ही वाज एन इनविजिबल मैन ही नीडेड प्रॉपर क्लोथ्स टू मूव अराउंड अननोटिस्ड, ठीक है। तो भाई क्योंकि वो अनविजिबल मैन होता है तो उसको एक प्रॉपर क्लोथ चाहिए होता है ताकि वो अननोटिस्ड होकर के घूम सके, ठीक है। मतलब वो कुछ ऐसे कपड़े वैसे वैसे पहने जिससे वो पता नहीं लग पाए कि वो इनविजिबल मैन है, ओके। तो ड्ररी लेन में उसको इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट जो है आइटम्स वगैरह मिलती हैं जिससे वो अपने बाकी के एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू कर पाता है। जस्टिफाई हाउ एब्राइट्स मदर प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन हिज बिकमिंग अ साइंटिस्ट। तो आपको पता है चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से रिलेटेड है और बता रहे कैसे जो एब्राइट्स मदर है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है किसमें, उसको साइंटिस्ट बनने में। तो बता रहे हैं कि ब्राइट्स मदर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग हिज फ्यूचर। आपको पता है क्यों, क्योंकि जो उसकी मदर ही है जिसने उसको बचपन से लेकर के क्या किया है, सपोर्ट करा है, उसकी क्यूरियोसिटी को क्या किया है। एक साइंटिस्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है लाइफ में भाई, क्यूरियोसिटी। अगर आपके अंदर जानने की और इच्छा है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोई इच्छा, वो इच्छा को बचपन में ही क्या कहते हैं खत्म कर दी जाए तो आप कैसे क्यूरियस हो पाओगे। आप अगर क्वेश्चन करो और आपको कोई डांट ही दे, आपको बोल दे चुप हो जाए, क्या बेकार के सवाल कर रहा है, तो ये आपके लिए कितना ज्यादा नेगेटिव प्रूव हो सकता है, ये कैसे पता लगेगा। तो भाई जब वहां पे जहाँ की इसकी मदर जो है, इसके जो ब्राइड्स की मदर है वो क्या करती है, उसको हर एक चीज के लिए सपोर्ट करती है। जब चाहे उसे जो भी क्वेश्चंस करने होते हैं वो पूछ सकता है। इनफैक्ट उसकी क्यूरियोसिटी के लिए उसकी जो मदर है वो क्या कहते हैं उसके लिए माइक्रोस्कोप भी खरीद के लाती है ताकि वो, और इनकरेज भी करती है कि वो बाकी के एक्सपेरिमेंट्स भी प्रूव कर पाए। और उसके लिए एक बुक भी लेके आती है, क्या उस बुक का नाम था, बुक बहुत इंपॉर्टेंट, बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट था, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। बेसिकली ये बुक है किसके लिए है, वो बटरफ्लाई की स्टडीज के लिए है। तो विच वो उसको इंस्पायर करती हैं, किसके लिए, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं कि वो और फर्दर क्या करे, वो फर्दर वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे और भी ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाए। तो इस तरीके से पता लगता है कि क्या कहते हैं उसकी जो मदर है किस तरीके से बहुत ज़्यादा एफर्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी लाइफ में, उसको साइंटिस्ट बनने में, ठीक है। बाकी वो बाद में उसे हेल्प भी करती हैं कि वो बाकी के जो साइंटिस्ट है उससे गाइडेंस सीख करे, ठीक है भाई। मिस्टर लोइजल वॉज अ लविंग, केयरिंग एंड सेक्रीफाइसिंग हस्बैंड। जस्टिफाई इन द लाइट ऑफ द चैप्टर द नेकलेस। तो आपको पता है मिस्टर लोइजल जो कौन होते हैं, जो द नेकलेस चैप्टर उसमें जो लेडी होती है उसके हस्बैंड होते हैं, और वो बता रहे किस तरीके से जो है उसके जो हस्बैंड है बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, और वो और बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग हस्बैंड है। तो आपको पता है कि जो उसके जो मिस्टर लोइजल है वो उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी इनकम बहुत कम है, फिर भी वो अपनी जो क्या कहते हैं वाइफ होती है उसकी डिज़ायर को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए वो डायमंड काइंड ऑफ एक नेकलेस जो है वो चाहती है, वो खरीदती है, उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस भी खरीदते हैं, ठीक है, उनके कहने पे, उसके डिज़ायर पे, ओके। और बाद में जब वो बहुत महंगा नेकलेस इनफैक्ट खरीद तो नहीं पाती, बट वो अपने उसके क्या कहते हैं जो नेकलेस तो आपको पता है वो अपने फ्रेंड से ही लेती है, बट वो ब्यूटीफुल ड्रेस लेके आती है। अब डिस्पाइट द फैक्ट कि वो नेकलेस बहुत ज़्यादा महंगा होता है और
और बहुत ज़्यादा महंगा होने के बाद जब वो खो जाता है तो उसको ब्लेम नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग हर वो क्या करते हैं, वो 10 साल तक बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक एक पैसा पैसा चुका करके सेम नेकलेस खरीद करके उसके फ्रेंड को रिटर्न करते हैं। बाद में खैर ये पता लगता है कि जो नेकलेस है बहुत ज़्यादा, मतलब वो नेकलेस जो था, वो जो खोया था वो तो नकली नेकलेस था। लेकिन ये चीज़ शो करती है किस तरीके से उसने अपनी वाइफ को उसकी गलती पे भी उसको डांटा नहीं, उसको ब्लेम नहीं करा कि तुमने ये मिस्टेक कर दी है, ठीक है। और उसने पूरी मतलब शिद्दत से 10 साल तक मेहनत करी और उसे एक एक पैसा जोड़ करके एक सेम नेकलेस खरीद के उसकी फ्रेंड को लौटा दिया। What a shameful girl. We all thought she was a harmless dumb cow. This statement highlights the patriarchal norms that demand a girl to be in a silent acquiescence. तो कह रहे भाई कि ये what a shameful girl. सब लोग सोच रहे हैं कि भाई ये तो एक डम लड़की होगी, मतलब डम काउ मतलब जो कुछ नहीं बोलती होगी, लेकिन what a shameful girl कि ये लड़की कितनी मतलब बेशर्म टाइप है, शेमफुल है। ये स्टेटमेंट क्या शो करता है? दिस स्टेटमेंट हाईलाइट्स द पैट्रियार्कल नॉर्म। पैट्रियार्कल नॉर्म्स मतलब क्या कि अगर इस समाज में जहाँ पे मैन को बहुत ज़्यादा मतलब कि एडवांटेज है, ठीक है, और वहाँ पे सब कुछ उसके फेवर में है और गर्ल्स के लिए कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ दबाया जाता है, उसको चुप रहने के लिए बोला जाता है, ये चीज़ बताया गया है। तो भोली जो चैप्टर है उसके अंदर आपको पता है कि दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द ओल्ड सोसाइटल बिलीफ दैट गर्ल शुड ऑलवेज बी साइलेंट एंड ओबीडियंट। आपको पता है स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है। और यहाँ पे जो भोली है शी चैलेंजेस दिस एक्सपेक्टेशंस बाय स्पीकिंग अप अगेंस्ट हर अरेंज्ड मैरिज टू अ ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट मैन। तो आपको पता है भोली की शादी करवा रहे होंगे किससे? एक ऐसे पर्सन से वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है और बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, और जो लाइक अगर उसकी शादी हो रही है तो बीइंग अ गर्ल उसे क्या हो जाना चाहिए? चुपचाप हो जाना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो क्या करती है? उसके ऊपर क्वेश्चन रेज करती है, जिसकी वजह से सब लोग क्या सोचते हैं कि भाई मतलब कि उनसे लगता था कि लड़कियां मतलब कि लड़कियां तो लड़कियों को तो एक डम काऊ की तरह होना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा शेमफुल गर्ल निकली क्योंकि वो क्वेश्चन रेज कर रही है, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन में। हाउ डिड थिंक टैंक इंटरप्रेट द फॉलोइंग नर्सरी राइम? हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल एंड सिल्वर बेल्स? तो कह रहे हैं कि किस तरह से थिंक टैंक जो है नर्सरी राइम को इंटरप्रेट करता है, किस तरीके से वो जो है इंटरप्रेट करता है ना। हाउ डज योर, और उसमें जो एक राइम आती है कि लाइक हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल एंड सिल्वर बेल्स। तो देखो जो थिंक टैंक है इस पूरी लाइन को, इसको क्या कर लेता है, नर्सरी राइम को मिसअंडरस्टूड कर लेता है। क्यों मिसअंडरस्टूड कर लेता है? क्योंकि उसे लगता है कि ये जो वर्ड्स यूज करेंगे इसमें, ये एक सीक्रेट कोड है जो कि अर्थ के जो लोग हैं उनके पास है और ये बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो सोचता है कि जो गार्डन है वो क्या है? इट इज रेफर्ड टू एज द फील्ड वेयर द ह्यूमंस ग्रू मेटल्स एंड एक्सप्लोजिव्स। तो उसे लगता है कि जो लोग हैं, जो क्या कहते हैं, जो ह्यूमंस है जो अर्थ पे रह रहे हैं, वो इस ग्रीन फील्ड पे क्या करते हैं? मेटल्स और एक्सप्लोजिव को उगाते हैं, मतलब कि ग्रो करते हैं बेसिकली। और इस मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से क्या होता है, उन लोगों के अंदर क्या होता है, मेड हिम फियर दैट ह्यूमंस वर हाईली इंटेलिजेंट एंड कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग डेंजरस वेपन। तो इससे क्या लगता है, ये दिखाता है कि इट शोज हाउ द मार्टिन्स हैड एन एक्सैजरेटेड बिलीफ इन ह्यूमन टेक्नोलॉजी। तो उनको कैसा लगता है कि उन्होंने ह्यूमन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा एक मतलब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लिया है कि भाई कुछ ऐसा है जो उनको लाइक पूरी सब कुछ को खत्म कर सकता है, एक्सप्लोजिव वगैरह ऐसे बना लिया। तो वो टोटली क्या कर लेते हैं, मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं एक छोटी सी नर्सरी राइम को लेकर के। तो भाई ये सब थे हमारे जो दोनों बुक्स है, उनके जो चैप्टर्स है, उनके जो पोम है, वो सब मिला करके। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है जो हमें देखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लास्ट 15 मिनट्स। तो भाई बस लास्ट में रह गया भाई, देखते हैं एक बार में वन गो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली 36 है बट लॉन्ग क्वेश्चन है उसका, 36 फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो evaluate the ethical decision made by the postmaster in a letter to God. Was it ethically right for the postmaster to collect money from his colleagues to help Lencho without disclosing the truth to him? Should he have been more transparent? तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि भाई जो पोस्टमास्टर ने किया था अ लेटर टू गॉड चैप्टर में, क्या किया था उसने अपने ही पोस्ट ऑफिस स्टाफ से ही पैसे कलेक्ट करवाए थे। किसको देने के लिए? लेंचो को। लेंचो ने पैसे की डिमांड किससे करी थी? गॉड से, जबकि दी किसने? लेंचो ने। तो कह रहे हैं क्या ये एथिकली सही था? और उसने जब ये पैसे दिए तो उसने क्या कहते हैं, लेंचो को ये इन्फॉर्म भी नहीं करा था, डिस्क्लोज भी नहीं करा था कि पैसे नहीं थे। खैर जिसके डिफरेंट आंसर्स होते हैं, ऐसे भी कहते हैं कि जब भला करो तो लाइक कहते हैं ना कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगे, वैसी वाली चीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो हुआ क्या कि लेंचो को बिलीव था गॉड की क्या कहते हैं हेल्प से, होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि देखो अगर उसने क्या कहते हैं बिलीव करा, लेकिन जब उसको लाइक उसने डिमांड 100 पीसेस की करी लेकिन उसे मिला 70 पीसेस, तो 70 पीसेस मिलने पे उसने किसको लाइक जिम्मेदार ठहराया?
कि उसको लगा कि 30 पीसोस किसने स्टोल कर लिए हैं, भाई इन लोगों ने ही क्या कहते हैं, इसका फेथ तो गॉड में बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसको लगा कि ये जो पैसे हैं किसने चोरी कर लिए हैं, जो पोस्ट ऑफिस स्टाफ है, पोस्ट मास्टर जो है उसी ने कर लिया है। लेकिन अगर क्या पता कि जो पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट मास्टर है अगर उसने बता दिया होता है कि ये पैसे उसके थ्रू आए, तो शायद उसको ह्यूमन क्या कहते हैं असिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा क्या कहते हैं फेथ होता कि चलो क्या आज ह्यूमैनिटी है या काइंडनेस है लोगों के अंदर, कि उन्होंने क्या कहते हैं पैसे लाइक उसकी प्रॉब्लम को समझा और उसकी हेल्प करने की कोशिश करी। तो अगर ऐसा होता तो लेंचो जो है अप्रिशिएट करता ह्यूमन काइंडनेस को इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली ट्रस्टिंग डिवाइन इंटरवेंशंस। ओके, Transparency would have given Lencho a better understanding of generosity and made him grateful to the people who helped him. Of course, ठीक है भाई। A desire is more personal, whereas a vision has broader connotations. Compare the approaches of Wally and Mandela in fulfilling their dreams. तो आपको पता है भाई कि जो डिजायर है वो इज मोर पर्सनल, वेयर द विजन हैज अ ब्रॉडर कॉन्टिन्यूशन। मतलब कि कहने की जो डिजायर है, एक इच्छा है, वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं पर्सनल होती है, जबकि एक विजन जो होती है वो बहुत डीपर मीनिंग है, एक बहुत बियॉन्ड, मतलब कि लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप अपने बारे में सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट टोटली लाइक अबाउट द होल ह्यूमैनिटी। तो इसमें बता रहे क्या है, तो आपको पता है कि जो वली है उसके वो क्या करना चाहती थी, उसका एक पर्सनल डिजायर था कि वो एक्सपीरियंस करना चाहती थी जॉय। वो भी किस तरीके से, वो बस में अकेली राइड करना चाहती थी और उसको कोई क्वेश्चन न करे, इस चीज के ऊपर उसका ड्रीम था। ठीक है, तो हर ड्रीम वाज अबाउट फुलफिलिंग अ चाइल्डहुड विश एंड शी वर्कड हार्ड टू अचीव इट विद द केयरफुल प्लानिंग। तो उसने उस चीज को, जो उसका विश था कि वो डिजायर था कि वो किस तरह से वो पर्सनली क्या कहते हैं, मतलब अकेले ही वो अलोन क्या कहते हैं बस में ट्रैवल करे, जो उसने केयरफुली प्लानिंग करके उसने करी भी। ठीक है, जबकि नेल्सन मंडेला का जो क्या कहते हैं विजन है वो उनके खुद के लिए नहीं है, जबकि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, उनके लोगों के लिए है, उनके ही अपने लोगों के लिए जिनके साथ इतने सालों से क्या किया गया है, एक्सप्लोरेशन करी गई है। While both Wally and Mandela pursued their dreams with determination, Wally's desire was an individual goal, जबकि मंडेला का जो विजन है वो मिलियंस लोगों की डिजायर है, उनकी मतलब की डिजायर में विजन है। ठीक है, तो ये थी भाई। You have been chosen to address the student gathering from nearby school to speak on overcoming loss, healing from personal and material setbacks. Prepare a speech draft in not more than 120 words with the reference to the commonality of themes in John Berryman's poem The Ball Poem and The Sermon at Banaras. तो भाई आपको पता है द बॉल पोम है, उसमें एक बच्चे ने अपनी बॉल खो दी है, और द सरमन एट बनारस में एक मदर ने अपने बच्चे को खो दिया है। ठीक है, ये दोनों में ही उसके उन चीज़ों का लॉस हो रहा है, पर्सन का लॉस हो रहा है जो जिनसे उनकी यादें जुड़ी है, जिनसे उनका अटैचमेंट जुड़ा है। ऑफकोर्स दोनों चीज़ें कंपेरेबल नहीं है, लेकिन उस बच्चे के लिए भी वो इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको, जिस तरह से उसकी मदर के लिए उसका जो बच्चा है। तो इन दोनों ही चैप्टर से, द बॉल पोम चैप्टर से, द सरमन एट बनारस से, ये पढ़ करके हमें समझना है कि किस तरीके से हमें एक क्या कहते हैं बेसिकली एक स्पीच देनी है, मतलब कि आसपास के बच्चों को, मतलब इसके लिए एक स्पीच प्रिपेयर करनी है। तो आपको पता है ये स्पीच की जो ओपनिंग लाइन वगैरह है, गुड मॉर्निंग वगैरह, ठीक है, और उसके बाद आपको ये डिफाइन करना है कि जो सरमन एट बनारस में बुद्धा ने किस तरह से उसको समझाया था, किस तरह से बताया था। आपको पता है ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया इस चैप्टर के, इस लेक्चर के बिगिनिंग में ही, कि किस तरीके से उनसे डिमांड करी जाती है कि भाई ठीक है मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड लेके आना पड़ेगा, उस घर से लेके आना पड़ेगा जिस घर में आज तक किसी ने डेथ को फेस ही नहीं किया, जिनके घर में आज तक किसी की डेथ हुई ही नहीं है। और जब वो पूरे घर वगैरह घूमती है पूरे गांव में, ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहाँ पे किसी ने डेथ फेस नहीं करा हो आज तक। तो ये चीज़ कितनी ज़्यादा जब ये चीज़ उसको पता लगती है तो वो इसको रियलाइज़ होता है कि भाई डेथ जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो हमें एक्सेप्ट करनी ही है। और जब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो अपने ग्रीफ से क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। सेम इसी तरह से जो है बॉय जो है उसने अपनी बॉल को खो दिया है, ठीक है, और उसकी वजह से जो he learns that the loss is a part of growing up and that life moves on despite pain। तो वो ये इमेजिन करता है कि जो खो गया वो चला गया, लाइफ जो है इसके बियॉन्ड भी है। ठीक है, तो ये चैप्टर में इस थ्रू से आप स्पीच को में लिख सकते हो इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में। How did the issue of Oaks and Meadows turn the marriage proposal sour? तो आपको पता है इस चैप्टर में क्या ऑक्स एंड मीडोज, ऑक्स एंड मीडोज क्या होता है भाई आपको पता है, ये एक पीस ऑफ लैंड था, एक जमीन का टुकड़ा था जो किसका था किसका नहीं था, वो इस चैप्टर में पूरा डिबेट का पॉइंट बन जाता है। कौन से चैप्टर के बारे में है भाई, ये चैप्टर है द प्रपोजल। तो द प्रपोजल में आपको पता है जो एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लुमोव, और एक कैरेक्टर है इसमें नतालिया, और एक कैरेक्टर है इसमें चुबुकोव। तो लुमोव कौन होता है, एक बॉय जो कि नेवर में रह रहा है और वो नतालिया से मैरिज करना चाहता है, इसलिए उसके घर जाता है और उसके फादर उसको सबसे पहले मिलते हैं और उसके फादर को बताता है कि किस तरह से वो वहाँ पे आया है
नताला को प्रपोज करने के लिए फॉर द मैरिज। चुबुको इस चीज से लेकर खुश होता है, लेकिन धीरे धीरे मतलब जब वो प्रपोज करने से पहले ही वो मतलब इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर ले आता है कि एक जो पीस ऑफ लैंड है ऑक्सन मीडोज वो उनका है, जबकि नतालिया इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर उससे डिसएग्री करती है और कहती है कि ये जो ऑक्सन मीडोज लैंड है वो हमारे फैमिली का है। तो नतालिया जो लोमोव है ये बताता है कि किस तरह से जो उसके जो लैंड पीस ऑफ लैंड है वो इनका है, जबकि नतालिया ये कहती है, क्लेम करती है कि उसके फैमिली के ने बहुत 300 सालों से उस लैंड को ऑन कर रखा है। तो लोमोव उसे एक्सप्लेन करता है कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रूव करते हैं कि उसके वो जो लैंड है वो उसका खुद का है, एज हिज एंसेस्टर्स हैड अलाउड नतालिया's फैमिली टू यूज इट फॉर मेकिंग ब्रिक्स। तो वो बताता है कि किस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स आज भी उसके पास है वो ये शो करते हैं कि ये लैंड जो मेरी है, और उनके एंसेस्टर्स ने, मतलब कि जो लोमोव है उसके एंसेस्टर ने नतालिया की फैमिली को बहुत पहले दिया था, किस लिए, वो ब्रिक्स बनाने के लिए दिया था। तो डिस्पाइट दिस नतालिया एंड हर फादर चुबुकोव इंस्टेड इंसिस्टेड दैट द लैंड वाज देयर्स। द आर्गुमेंट बिकेम हीटेड विद इंसल्ट्स एक्सचेंज। Chubukov even asked Lomov to leave. The constant fighting over the land made the marriage proposal unpleasant and hostile. तो आपको पता है कि वो मैरिज के प्रपोजल लेके गया था, और वहाँ पे मैरिज के प्रपोजल की जगह वो क्या करने लगे, वो वहाँ पे एक पीस ऑफ लैंड को लेकर के बहुत ज़्यादा फाइट हो गई है, जिसकी वजह से मैरिज प्रपोजल जो है अनप्लेजेंट सा हो गया है, और उस चीज़ को लेकर के पूरे जो मैरिज प्रपोजल है वो खराब हो गया है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ था इस चैप्टर। तो आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के थ्रू आपको। Next question is about, you have been asked to present an evaluation of the approaches of the mothers in Baby Seagull and Amanda in understanding their psychology and guiding them on how to navigate life. Write this presentation draft including your insights and comparing the approaches of both mother. तो आपको बोला गया इस क्वेश्चन में कि किस तरह से बेबी सीगल जो आपका जो पोम है इज फर्स्ट फ्लाइट, उसमें बेबी सीगल की जो मदर है किस तरह से अप्रोच करती है अपने बच्चे को सिखाने के लिए, और अमेंडा पोम में जो उसकी मदर है किस तरह से उसको अप्रोच कर रही है उसको हैंडल करने के लिए। तो दोनों ही आपको क्या समझाती हैं, क्या सिखाती हैं, और अपने इनसाइट्स को यूज करते हुए इसमें आपको डिटेल में इनके प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट करके देना है। तो आपको पता है कि हिज फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर है उसमें जो यंग सीगल है बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि उसको क्या कहते हैं, उड़ना नहीं आता है। उसे ये लगता है कि उसके जो विंग्स है बहुत ज़्यादा क्या है, उसकी यंग जो है उसके विंग्स से बहुत ज़्यादा भी वीक है उड़ने के लिए, उसको उसके वेट को होल्ड करने के लिए। इस डर से वो उड़ना ही नहीं चाहता है। और उसकी मदर है और उसकी जो फैमिली है पूरी की पूरी फैमिली उसको इंकरेज करती है कि भाई तुम उड़ो, तुम उड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं। इनफैक्ट उसकी मदर जो है कुछ टाइम तक उसे भूखा रखती है, उसे कुछ कहती नहीं है, टॉन्ट नहीं मारती है, लेकिन वो जानती है कि जब उसके अंदर हंगर आएगा तो वो खुद ही उड़ने की कोशिश करेगा। तो एक टाइम जब हंगर बहुत ज़्यादा उसकी डेस्परेशन में कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी मदर जो है उसके सामने एक फिश लेके आती है, और जब उस फिश को कैच करने की कोशिश करता है तो वो नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। तो अपने विंग्स को अपने आप ही वो फ्लाई करने के लिए यूज करने लग जाता है और वो उड़ना सीख जाता है। जबकि अमेंडा वाले पोम में उसकी मदर भी उसे सिखाना चाहती है, लेकिन वो उसे क्या कर रही है, कॉन्स्टेंटली उसे डांट रही है, उसे हर एक चीज़ों पे छोटी छोटी चीज़ों पे टोक रही है, उसे नैग कर रही है। और उस छोटी छोटी नैगिंग से वो क्या कर रही है, जो अमेंडा है वो अपनी मदर को डिसओबे करने लग जाती है, उनकी बात मानना बंद कर देती है, और वो एक अपनी ही इमेजिनेशन में खो जाती है। उसे लगता है उसकी इमेजिनेशन में जो उसकी दुनिया है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है एज कम्पेयर टू जो दुनिया जो जी रही है अपने मदर के साथ। तो इसलिए इस चैप्टर में अगर आप देखो, बोथ मदर्स वॉन्ट द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन बट द सीगल्स मदर प्रोवाइड्स पॉजिटिव एनकरेजमेंट while Amanda's mother imposes excessive control leading to rebellion। तो आपको पता है इसमें ये क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इनकरेज करो अपने बच्चे को या कॉन्स्टेंटली उसे डांटोगे तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई पेरेंटिंग, गुड पेरेंटिंग। Suppose you are a Maxwell, the narrator of Miss Bill the Otter, who wishes to keep the otter as a pet. After reading the poem How to Tell Wild Animals, you decide to write a letter to Caroline Wells to acquire more knowledge about others, acknowledging her skillful portrayals of animals. Write a letter to Caroline Wells in 120 words। तो आपको पता है कि मैक्सवेल जो मिस बिल द ऑटर है उसमें मैक्सवेल एक कैरेक्टर है, जबकि जो कैरोलिन वेल्स है वो किस में है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में, जो उसकी पोम है उसमें। तो इसमें बताया गया कि आपको इसमें एक लेटर लिखना है किसको, कैरोलिन वेल्स को। किस लिए लेटर लिखना है, ये जानने के लिए कि आप उसको बताना चाहते हो, कहना चाहते हो कि भाई मुझे और नॉलेज चाहिए इससे रिगार्डिंग, किससे रिगार्डिंग, भाई किस तरह से एनिमल्स को हैंडल करना है, किस तरह से एनिमल्स के बारे में जानना है, उसके लिए आपको नॉलेज के लिए आपको लेटर लिखना है किसको, कैरोलिन वेल्स को। तो आपको पता है लेटर का फॉर्मेट ये होता है, आप स्टार्टिंग में पहले एड्रेस लिखते हो, फिर डेट लिखते हो, उसके बाद उसे एड्रेस करते हुए आप उसे बता रहे हो। उस लेटर में आप क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हो भाई, तो सबसे पहले तो आप उसको डिस्क्राइब करोगे, उसको बताओगे कि जिस तरीके से उस पोम में जो एनिमल्स को डिस्क्राइब करा गया है उस चीज़ से वो
आप कितने ज़्यादा इंप्रेस हो और उसकी एबिलिटी जो है उससे बहुत ज़्यादा आप खुश भी हो। फिर बाद में आप उससे बोल सकते हो कि एज आई ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट केयर फॉर मिस बिल। और मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि जो आप जो ये लिख रहे हो लेटर, ये आपको एज अ मिस बिल जो ऑटर है, ठीक है, मिस बिल द ऑटर जो है उसके एज अ पेट ऑनर की तरह लिखना है। मतलब कि आप आपके पास एक पेट है ना, और जो मिस बिल है, और आप उसको लिख रहे हो किसको, जो कैरोलिन है, उसको ये लिखने के लिए कि आपको कैसे अपने पेट की टेक केयर कर सकते हो, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। ठीक है, तो आप उसको बताओगे कि इस तरह से मेरे पास जो है एक पेट है और मैं उसको ध्यान रखने के लिए मैं आपसे कुछ गाइडेंस सीख करता हूँ। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हो भाई। How do the poems The Trees and the Tiger in the Zoo represent the cruelty of man in meddling with the natural environment? तो आपको पता है द ट्रीज में किस तरह से ट्रीज के बारे में बताया गया, कैसे लोग उसको कट करते हैं ये वगैरह वगैरह, और उससे कैसे नेगेटिव इंपैक्ट आता है एनवायरनमेंट पे। और टाइगर इन द जू में ये बताया गया है कि किस तरह से जो टाइगर जो है उसको जू में रखा गया है और उसकी जो फ्रीडम है उसको छीन ली गई है, जिससे टाइगर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया है। तो ये चीज़ किस तरह से ह्यूमन जो है क्रुएल्टी को शो करता है और नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है, इसके बारे में हमें रिप्रेजेंट बताना है भाई। ठीक है, तो आपको पता है इन जो ट्रीज वाले मैंने आपको बताई दिया कि उसमें जो है बता रहे हैं कि द ट्रीज विच शुड बी ग्रोइंग फ्रीली इन वाइल्ड आर इंस्टेड केप्ट इन डोर्स। तो जो पेड़ जो है जिसको फ्रीली इन्वायरमेंट में ग्रो करना चाहिए उसको हमने घर में रख लिया है, जिसकी वजह से उसकी जो फर्दर ग्रोथ है उसके ऊपर क्या आ रहा है, एक ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एंड दिस ऑल्सो हाईलाइट्स द क्रुएल्टी ऑफ ह्यूमंस इन द रिस्ट्रिक्टिंग नेचर एंड फोर्सिंग इट टू अननेचुरल स्पेसिस। जबकि टाइगर इन द जू में मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो टाइगर है उसको किस में रखा गया है, केज में, जिससे उसका एंगर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब उसके अंदर एक एंगर है, एक अलग लेवल का एंगर है, क्योंकि उसको सिर्फ यूज़ किया जाता है किसके लिए, ह्यूमंस के अम्यूजमेंट के लिए। ठीक है भाई, तो ये इस चैप्टर में इस पोम में है। ठीक है, तो both poems shows that the nature and wild animals deserve freedom and humans should stop disrupting the natural world for selfish reason। तो दोनों ही पोम में ये बताया गया है किस तरह से हमें नेचर को फ्रीली, जिस तरह से नेचर होना चाहिए उस तरीके से हमें रखना चाहिए, उसको फुल तरीके से फ्रीडम मिलना चाहिए, एनिमल्स हो चाहे ट्रीज हो। ठीक है, ये भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज इज द नॉट अ बर्डन बट अ प्लेजर फॉर राजवीर, कंपोज अ कैरेक्टर स्केच ऑफ राजवीर इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट फ्रॉम अ टी फ्रॉम असम। Rajir from Tea from Assam by Arup Kumar Datta is a curious and eager learner. He finds joy in gaining knowledge and always look for new things to learn। तो आपको पता है राजवीर जो है एक कैरेक्टर है इसमें टी फ्रॉम असम में, जो कि कहाँ जा रहा है, असम जा रहा है, और उसके अंदर कितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है उस चीज़ को लेकर के, और वहाँ जाने से पहले वो कितना ज़्यादा उससे रिगार्डिंग जो है नॉलेज जो है गेन कर रहा है, उस नॉलेज लेने में भी उसे कितना ज़्यादा खुश फील कर रहा है। राइट, तो राजवीर जो है वो विजिट करता है टी प्लांटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है किसमें, और वो आने से पहले ही बहुत ज़्यादा जो है टी के बारे में जान लेता है, पढ़ लेता है। ठीक है, और उसके पीरियड स्प्राउटिंग पीरियड्स के बारे में भी वो जानता है। दिस शोज दैट ही इंजॉयज लर्निंग न्यू थिंग्स ऑन हिज ओन, और ये चीज़ बताता है कि किस तरीके से उसको नई चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है। ड्यूरिंग द विजिट राजवीर आस्क क्वेश्चंस एंड ऑब्जर्व्स एवरीथिंग केयरफुली, और विजिट के दौरान किस तरह से राजवीर जो है खुद से ही क्वेश्चंस, खुद से चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, खुद से ही क्वेश्चंस को क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है चीज़ों के बारे में। हिज एंथुसियाज्म एंड curiosity makes learning a fun experience for him. Unlike many people who see knowledge as a burden, Raju enjoys it and sees it as a adventure। तो जैसे अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो बहुत ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ों को लेकर के नॉलेज गेन करना बर्डन फील करते हैं, जबकि जो राजवीर है वो क्या कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक लग रहा है और बहुत ज़्यादा क्यूरियस लग रहा है चीज़ों को जानने को लेकर के। ठीक है, Suppose you are Belinda and were very much impressed by the courage shown by Custard. You felt disappointed about how the other pets Ink, Blink and Mustard displayed cowardice, while Custard, despite being mocked for his cowardice, saved Belinda. राइट अ डायरी एंटर ऑन हाउ यू फेल्ट इन 20 वर्ड्स। तो सोच, मतलब इस क्वेश्चन में बोला कि सपोज आप बेलिंडा हो। बेलिंडा कौन होता है, आपको कैरेक्टर होता है जो द कस्टर्ड जो ड्रैगन वाला जो पोम है उसमें बेलिंडा एक कैरेक्टर है जिसके पास ये सारे पेट हैं, और उसमें बताया जाता है कि जो ड्रैगन है उसको छोड़ के उसके बाकी सारे पेट कितने ज़्यादा स्ट्रांग है, और वो मजाक उड़ाते हैं किसका, कस्टर्ड के डरपोक होने का। तो उन्हें सबको लग रहा था कि जो कस्टर्ड है वो डरपोक है, लेकिन जब टफ टाइम आता है तो सारे के सारे जो एक्चुअल जो उसके पेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं और वो कोई हेल्प नहीं करते हैं, जबकि जो ड्रैगन जिसको डरपोक माना जा रहा है अभी तक वो उसकी हेल्प करते हैं। तो किस तरह से आप फील कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको डायरी एंट्री लिखनी है। तो डायरी एंट्री का फॉर्मेट आपको पता ही है भाई, डेट, टाइम,
और उसके बाद डियर डायरी लिख करके शुरू हो जाओ। तो सबसे पहले उसमें बताया जा रहा है कि एज अ मतलब जो है कस्टर्ड, उसका जो पेट होता है उसको कैसे सब लोग के है डरपोक कावर्ड फील कर रहे हैं और बाकी सारे जो है उसको मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, उसके उसका मजाक आ रहे हैं। बट जब सच में डेंजर आता है तो सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। तो जो आपको पता है कि किस तरह से पायरेट से जो उसकी हेल्प करती है, उसको बेलिंडा को बचाने के लिए जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, वो हेल्प करता है फियरलेसली, बिना डरे, ठीक है। लेकिन जबकि उसके बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे उस टाइम पे। तो इससे आप क्या फील कर रहे हैं, तो आप यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड, ठीक है, इन इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड बिकॉज दे ऑलवेज क्लेम टू बी ब्रेव बट फेल्ड व्हेन वी नीडेड देम, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं भाई। बाद में अपना नाम Compare and contrast the character of Hari Singh from the thief story and the lady in the red from A Question of Trust, highlighting their roles and development within their textual context। तो आपको पता है जो हरी सिंह है वो कौन से चैप्टर से है, द थीफ स्टोरी से, वो भी थीफ है। और जो लेडी इन रेड है वो कहाँ पे, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वाले चैप्टर से है, और उसमें वो भी क्या है, थीफ है। लेकिन दोनों के रोल्स और जो डेवलपमेंट है इस चैप्टर में जो होता है उनके बारे में, उसके ऊपर हमें क्या कहते हैं, कंपेरिजन करना है और क्या कंट्रास्ट उनके कैरेक्टर्स के बीच में, उसके बारे में डिपिक्ट करना है हमें, ठीक है, बताना है भाई। सॉरी। तो ये चैप्टर्स के जो राइटर हैं, ठीक है, आपको पता ही है। हरी सिंह के बारे में आपको जानते हैं आपको कि ये एक यंग थीफ है, ठीक है, जो कि डिसेप्शन मतलब कि किसी को धोखा देने में बहुत ज़्यादा स्किल है, ठीक है। और जब वो अनिल से मिलता है तो क्या अनिल कौन है, जो बहुत ही ज़्यादा काइंड और ट्रस्टिंग मैन है, और ही स्टार्ट्स टू फील गिल्टी अबाउट हिज एक्शंस। जब वो हरी सिंह उससे मिलता है अनिल से, तो वो अपने एक्शंस को लेकर के बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है, और उसके काइंडनेस, उसके ट्रस्ट ने, अनिल के काइंडनेस और ट्रस्ट ने उसको क्या कर दिया है, एक अच्छा इंसान बना दिया है, और उसको उसके पैसे लौटाने में उसकी लाइफ, उसकी मतलब उसका जो माइंड है वो चेंज कर दिया कम्प्लीटली। जबकि आप लेडी इन रेड के बारे में आप जानते हो, वो बहुत ज़्यादा एक मैनिपुलेटिव थीफ है, ठीक है, और वो जो है हॉरेस डैनबी, जो कि एक अदर थीफ है, जो कि वो भी स्मार्ट है, उसको क्या कर देती है, वो आउट स्मार्ट कर देती है, मतलब क्या कर देती है, चकमा देके निकल जाती है। ये शो करता है कि किस तरीके से उसके अंदर कोई भी गिल्ट नहीं है और उसको हरी सिंह की तरह बिल्कुल भी बुरा फील नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, जो आंसर में आप देख सकते हो भाई, ठीक है, ये आंसर इसका। Griffin's brilliance as a man of science fades before his darker traits. Give reason from the text to support your answer। तो कह रहे हैं जो ग्रिफिन जो ग्रिफिन की जो ब्रिलियंस है, ठीक है, किसमें, साइंस में, वो उसके डार्कर ट्रेट्स, मतलब डार्कर मतलब उसके अंदर कुछ जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं उसके सामने फेड हो जाती हैं। मतलब वो तो है तो एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट, लेकिन उस अपने साइंस के जो नॉलेज का बहुत ही ज्यादा बेकार यूज करता है, तो वो कैसे उसके लिए एक डार्कर ट्रेट है, तो उसके सामने फेड हो जाती है, उसकी नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इसके बारे में हमें आंसर देना, ऐसा क्यों लगता है। तो भाई आपको पता ही है इस चैप्टर के बारे में, ठीक है, कि जब वो क्या कहते हैं, जब वो एक्सपेरिमेंट करता है और वो इनविजिबल बन जाता है, तो क्या हो जाता है, ही बिकम्स वायलेंट, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, वो लोगों के क्या कहते हैं, लोगों के यहाँ से सामान चोरी करने लग जाता है, पैसे चोरी करने लग जाता है, और बहुत सारे क्राइम भी करता है, किस लिए, टू सर्वाइव। तो इंस्टेड ऑफ हिज यूजिंग हिज इन्वेंशन रिस्पॉन्सिबली, ग्रिफिन स्टार्ट्स रॉबिंग स्टोर्स, अटैकिंग पीपल एंड लिविंग अ लाइफ ऑफ क्राइम। तो हिज लैक ऑफ मोरालिटी एंड रूथलेस बिहेवियर शो दैट हिज इंटेलिजेंस इज ओवरशैडोड बाय हिज क्रुएल्टी। तो ये बताया जाता है कि जो उसके अंदर कोई मोरालिटी नहीं है, चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा रूथलेस बिहेवियर उसका, तो उन सब बिहेवियर की वजह से उसकी जो उसका जो इंटेलिजेंस है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है उसकी क्रुएल्टी के सामने, ठीक है भाई। ये था इस चैप्टर के अंदर। अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस bring frustration and discontentment to Matilda's life. Elucidate in reference to the chapter of the necklace। तो ये बोल रहा है कि भाई जो अनरियलिस्टिक एस्पिरेशन होना, ठीक है, एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और एक डिसकंटेंटमेंट, मतलब कि जब आपके पास कुछ भी एक ऐसी चीज सोचते हो जो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक है, नॉट जस्ट अनरियलिस्टिक बट वो मोरलिटी के हिसाब से भी और क्या कहते हैं एथिकल भी नहीं है, मतलब वो चीज़, ठीक है। तो जब ऐसे कोई क्या कहते हैं आपके अंदर ऐसे चीज़ें होती हैं, तो उससे आपके आपके लाइफ में क्या चीज़ होती है, क्या इससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। ऑफ कोर्स यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, राइट, और डिसकंटेंटेड। तो इस चैप्टर से बारे में हमें बताना है। तो आपको पता है कि जो मटिल्डा जो है इस चैप्टर में, द नेकलेस चैप्टर में, वो किस तरीके से उसकी एक्सप्रेशन होती है कि जब वो पार्टी में जाए तो उसके पास एक बहुत अच्छी ड्रेस हो, बहुत अच्छा डायमंड, बहुत अच्छा नेकलेस हो, और क्योंकि उसके जो हस्बैंड है उसके पास इतना मनी नहीं होता है, तो वो जो है अपनी जो फ्रेंड होती है उसके जहाँ से जाकर एक नेकलेस बोरो करती है। ऑल्दो वो नेकलेस जो होता है नकली होता है, लेकिन वो फिर लेकिन मैटिल्डा को लगता है कि नेकलेस बहुत ज़्यादा महंगा है, और जब से वो खो जाती है तो उससे ज़्यादा, जब वो खो जाती है तो उससे क्या हो जाता है भाई,
उसकी लाइफ टोटली ही ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। जब वो खोने के लिए जब तो सोचती है कि मैं अब अपने फ्रेंड को किस तरीके से उस नेकलेस को दूंगी, तो वो क्या करती है, लोन पे एक नेकलेस ले लेती है और अपने फ्रेंड को लौटा देती है। और 10 साल तक उस लोन के एक एक रुपए जोड़ने के लिए वो कहीं के वो जो कि लेडी जो एक आराम से रह रही थी, उसको किसी घर में जाके मतलब एक रेंट पे घर में रहना पड़ रहा है और दूसरे घर में जाके उसे बर्तन धोने पड़ रहे हैं, कपड़े धोने पड़ रहे हैं, तो उसकी लाइफ एकदम एकदम तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो गई है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ है। तो किस तरह से उसके जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस या एस्पिरेशंस है उसकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन लेके आती है, फिर डिसकंटेंटमेंट लेके आती है। ठीक है भाई, और ना सिर्फ वो, उसकी जो फैमिली मतलब उसका जो हस्बैंड है उसको लेके आना पड़ रहा है। हर रियलिस्टिक एस्पिरेशन लेडर टू मिजरी, प्रूविंग दैट वन शुड अप्रिशिएट व्हाट दे हैव इंस्टेड ऑफ लॉन्गिंग फॉर एन इल्यूजन ऑफ वेल्थ। Imagine you are Richard H. Bright. Your alma mater has invited you to address the new batch of students in the ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ड्राफ्ट शॉर्ट स्पीच। तो भाई आपको बता दो, इमेजिन करो कि आपको ना भाई, आप हो रिचर्ड एच एब्राइट। रिचर्ड एच एब्राइट कौन है भाई? मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में जो बॉय होता है वही है। ठीक है, और लेट्स सपोज आप एल्मा मेटर आए हो। एल्मा मेटर कौन? मतलब वो जो स्कूल है, उसका जो कॉलेज है। तो आपको ड्राफ्ट करने स्पीच कि आप डिलीवर कर रहे हो, वहाँ पे जो लोग आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, उनको डिलीवर करना स्पीच। तो आप सबसे पहले, आपको पता है स्पीच में जो ओपनिंग लाइन है ये आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, और उसमें क्या मेंशन कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि एवरी ग्रेट डिस्कवरी स्टार्ट्स विद अ सिंपल क्वेश्चन। की कोई भी ग्रेट डिस्कवरी है वो क्वेश्चन से आते हैं। क्वेश्चन कब होता है? जब क्यूरियोसिटी होती है। तो ये सब चीज़ का होना जरूरी है। कैसे उसकी लाइफ जो थी, उसकी मदर की इंकरेजमेंट की वजह से एक बेटर लाइफ बनी है। ठीक है, और उसको इंटरेस्ट, उसने क्या करा, उसने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करा, नो मैटर हाउ स्मॉल दे सीम। लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या था? फिर सिर्फ बटरफ्लाइज के बारे में स्टडी करना, लेकिन उस इंटरेस्ट की वजह से वो कितना बड़ा साइंटिस्ट बन पाया। और ये आगे बताना है कि परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। परसिवरेंस क्या होता है भाई? परसिवरेंस होता है कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। देयर विल बी चैलेंजेस बट ईच ऑब्स्टेकल इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरह से जो ऑब्स्टेकल है वो हर एक ऑब्स्टेकल जो है एक अपॉर्चुनिटी है लर्न करने के लिए और ग्रो करने के लिए। वर्क विद योर पीयर्स, सीक मेंटर्स एंड नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। और ये इसमें बता रहे हैं कि भाई आपको बताना है कि किस तरह से आपको कभी भी क्वेश्चन करना बंद नहीं करना चाहिए। एंड साइंस एंड नॉलेज ग्रो थ्रू क्यूरियोसिटी एंड हार्ड वर्क। और साइंस और जो नॉलेज है वो किस तरह से ग्रो करते हैं भाई? एक तो क्वेश्चन करने से, क्यूरियोसिटी होने से और हार्ड वर्क से भी। बाकी क्वेश्चन है, आप पूरा पढ़ सकते हो। Oh shit. Imagine that Bholi writes a diary entry exploring the themes of girl child and impact of education in the context of her own experiences. Write this diary entry as Bholi. तो आपको इमेजिन करना है आप एक भोली हो, मतलब भोली मतलब जो कैरेक्टर उस चैप्टर में है। ठीक है, और आपको डायरी एंट्री लिखनी है किस पे, किन थीमों पे? गर्ल चाइल्ड और इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर। तो आपको पता है भोली जो है वो जो गर्ल, और किस तरीके से उसको उसके साथ जो भी चीज़ें होती हैं, आपको पता है उसको उसकी शादी जबरदस्ती कराई जा रही होती है। तो इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग किस तरीके से आप गर्ल चाइल्ड और उसकी जो इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन उसके ऊपर आपको डायरी एंट्री लिखनी है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो भाई डायरी एंट्री का फॉर्मेट आपको पता है, इसमें आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हो। तो वो बता रही है जिस तरह से आपने चैप्टर में पढ़ा उसके कैरेक्टर के बारे में, कि जब वो यंगर होती है तो पीपल उसको हमेशा ही उसके लुक्स के लिए लाइक जज करते हैं कि ऐसी है वैसी है। जो उसके स्कार्स को देख करके बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कमेंट करते हैं कि शी इज़ नॉट गुड इनफ एंड ऑल। ठीक है, दे थॉट आई वॉज अनलकी एंड वुड नेवर गेट मैरिड। और उनको लगता था कि वो बहुत अनलकी है और उसकी कभी शादी नहीं होगी, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा डीपली लाइक कि वो चोट मतलब बुरा फील होता है उसको। एंड शी इज़ ऑल्सो सिनलेस जस्ट बिकॉज ऑफ माई अपीयरेंस। बट एवरीथिंग चेंज व्हेन माई टीचर सॉ समथिंग स्पेशल इन मी, शी बिलीव्ड इन मी एंड एनकरेज्ड मी टू लर्न। तो लेकिन सब कुछ बदल जाता है कब? जब उसकी टीचर जो उसको देखती है और उसके ऊपर बिलीव करती है और सब कुछ उसके लिए चेंज हो जाता है और उसको एनकरेज करती है टू ग्रो बेटर एंड लर्न बेटर। Despite the taunts and whispers, I found strength in education. I realized that my worth was not based on my looks but on my knowledge and confidence. तो बताते हैं कि जस्ट उसकी एजुकेशन में लाइफ आती है तो किस तरह से उसकी लाइफ जो है एजुकेशन से टोटली चेंज हो चुकी है और उसकी वजह से उसके अंदर इंकरेजमेंट आई है टू स्टैंड अप एंड फाइट फॉर इज हर जो उसके साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसको लेकर के।
Education opened my eyes to the unfair customs in society like dowry. When Ramlal wanted to give a dowry for my marriage, I refused. I refused because I knew it was wrong. My education gave me the courage to stand up for myself even when it meant going against my family. तो उसने बताया किस तरह से एजुकेशन उसकी लाइफ में जो सोसाइटल कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं नॉर्म्स कह लो या कस्टम्स है जो जैसे दहेज प्रथा है, ठीक है, उसको ये समझ में आता है किसी लीगल है। तो जब उसके जो शादी जिस पर्सन से होने वाली थी जब वो डाउरी की डिमांड करता है तो उसको ये पता होता है कि चीज़ गलत है, तो वो जो है वो अपनी वॉइस रेज करती है इस इनजस्टिस के खिलाफ और अपनी फैमिली के सामने भी लाइक खड़ी होकर के बोल्ड मूव लेती है कि वो मना कर देती है शादी करने से, ठीक है। और देन वो शी ऑल्सो प्रॉमिस्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड केयर फॉर दैम इन देयर ओल्ड एज बट शी वुड नेवर एक्सेप्ट इनजस्टिस। वो कहते हैं कि लेकिन कि मैं शादी भले ना करूँ, मैं आपके लिए पूरी लाइफ मतलब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपकी टेक केयर करूंगी और आपकी बूढ़ी कहते हैं आपके वृद्धा टाइम में या फिर ओल्ड एज में आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन मैं कभी भी इनजस्टिस को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो इस तरह से बताया गया है कैसे एजुकेशन जो है उसके लिए ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बनी है जो एक गर्ल को मिलना ही चाहिए, राइट। उस एजुकेशन से उसको रिस्पेक्ट मिलेगी और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच के हम 50th क्वेश्चन हमारा फिनिश होने वाला है। सो बेस्ड ऑन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ by Claire Boyko, explain how jumping to conclusion had unintended consequences for the Martians and added elements of the humor and satire to the play। तो कैसे बता रहे हैं कि जो मार्टियंस थे मतलब जो इस बुक्स में जो कैरेक्टर यूज़ करे गए हैं कैसे उन्होंने एक उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर जो मतलब बहुत जल्दी कंक्लूजन पे जंप करना कि जो उनकी जो एक हैबिट है उसकी वजह से किस तरीके से वो लोग बहुत ज़्यादा लाइक मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, मिसअंडरस्टूड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनकी लाइफ में उनके मतलब कि उन सब के बीच में, और उनको कैसे किस तरह से उनके अंदर एक फियर पैदा हो जाता है वो। और इस पूरे लाइक इंसिडेंट में इस चैप्टर में एक अलग से एक ह्यूमर एक सटायर क्या कहते हैं ऐड ऑन हो जाता है। तो चलिए समझते हैं। तो आपको पता है जो मार्टियंस है बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, कैसे कि वो बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो उन बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आने की वजह से वो क्या करते हैं वो अर्थ पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। फिर बाद में एक नर्सरी राइम जो है कि बुक उनको मिलती है मदर गूस, उस बुक को पढ़ करके उन्हें लगता है कि जो है जो थिंक टैंक है उसको ये लगता है कि जो इस बुक में अर्थ की जो सीक्रेट मिलिट्री स्ट्रेटेजी है वो सब चीज़ें हैं, और उन मार्टियंस के बीच में क्या हो जाता है पैनिक स्टार्ट हो जाता है। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से शो करते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुई भाई, लैक ऑफ नॉलेज की, क्योंकि छोटी सी नर्सरी राइम की जो बुक है जिसमें नॉर्मल सी चीज़ों के बारे में लिखा गया है उसकी वजह से उनको लगता है कि यहाँ पे अर्थ की कुछ सीक्रेट मिलिट्री स्ट्रेटेजीज हैं इसमें बताई गई हैं, और ह्यूमन जो है ह्यूमन के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे वो सबको किल कर सकते हैं। तो किस तरीके से लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनके मतलब उनके बीच में फियर पैदा हो जाता है। और ये जो और जो थिंक टैंक है जो उनका जो लीडर है उसके जो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो रिएक्शन है उसकी वजह से ये क्या शो करता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस शो करता है उनका और इग्नोरेंस के, और ये बताया जाता है कैसे जो इग्नोरेंस है वो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो दिस प्ले यूजेस ह्यूमर एंड सटायर टू हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कल्चर्स बिफोर मेकिंग डिसीजन। इसलिए बताया जाता है कि किस तरीके से जो इस प्ले में ऑफकोर्स ह्यूमर का भी यूज़ किया गया, सटायर का भी यूज़ किया गया है, मतलब बेसिकली एक फ़नी चीज़ मतलब इसमें यूज़ करी गई है जिसकी वजह से ये बताता है कि किस तरह से हमें अगर किसी कल्चर के बारे में जब तक नॉलेज ना हो हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए या फिर ओपिनियन नहीं देना चाहिए, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर कि हमारा जो हमने आज 50 क्वेश्चंस में हमने पूरी की पूरी बुक को कवर करने की कोशिश करी है, और ऑफकोर्स ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं। तो आपको एक बार इससे 2 बार आप इस पूरे लेक्चर को देखिए और समझिए चीज़ों को, और आपकी तैयारी मानो पूरी हो गई है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ये था आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आपको हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, और ऑफ कोर्स जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो बहुत ज़्यादा काम होकर के जाएं क्योंकि आपकी प्रिपरेशन हो गई आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर, तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच।